डॉक्टर भाई साहब नमस्कार। दीपक जी बंद कीजिए, अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। जी, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 12वीं वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस श्रृंखला लगातार सतत इसी तरह चलती रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय न सिर्फ संबंधित बल्कि उनके पालकों, परिवार और समाज के लिए भी एक चुनौती है। यह केवल एक शारीरिक या मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि समाज की इंटरनल डायनामिक्स को प्रभावित करने वाली समस्या भी है। आज भी हमारा समाज ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार करने में बहुत संकोच करता है, बहुत हिचकिचाता है। साथ में एक और भी कड़वी सच्चाई या वास्तविकता है कि कोई भी पालक इस प्रकार के बच्चे या इस प्रकार के व्यक्ति को भिन्न समझना नहीं चाहता है। वह यह मानने को तैयार नहीं होता है कि उसका बच्चा अन्य बच्चों से भिन्न है। डिसेबिलिटी, मेंटल डिजीज, ऑटिज्म, किसी भी नाम से पुकारिए, यह एक ऐसी समस्या है। बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर जफर मिनाई जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जफर मिनाई पिछले 18 वर्षों से बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बेसिकली डिड हिज MBBS फ्रॉम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल and MSc in Neuro Disability from United Kingdom. उम्मीद ग्रुप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में आप डायरेक्टर हैं, जिसके सेंटर बिलासपुर, भोपाल और नागपुर में हैं। सब एडवाइजर एंड इंटरनेशनल एडवोकेसी कमेटी के मेंबर ऑफ अमेरिकन एकेडमी में सेरेब्रल पॉलिसी एंड डेवलपमेंटल मेडिसिन में जुड़े हुए हैं, जिसमें लगभग 120 देशों के डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। के 4 पुस्तकों में प्रकाशन हो चुका है सेरेब्रल पॉलिसी एंड मेंटल डिसऑर्डर से संबंधित में। 2009 में राज्य सरकार का प्रतिष्ठित दधीची पुरस्कार आपको मिला है। डॉक्टर साहब आज हमारे बीच जो विषय रखने वाले हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। डॉक्टर साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें। ओवर टू यू। धन्यवाद डॉक्टर कृपा शंकर जी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का धन्यवाद देता हूँ इस फोरम के लिए, और अपने मित्र श्री पंकज मारू जी का धन्यवाद देता हूँ, जो इस फील्ड में एक सामाजिक लेवल पे वास्तव में अवेयरनेस के साथ जो चेतना ला रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आपने जैसा बोला, ये विषय अपने आप में किसी एक परिवार का विषय नहीं है, ये बेसिकली पूरे समाज, और जब समाज पे किसी चीज का इफेक्ट आता है तो पूरे देश और देश पे इसका असर जाता है। और आम बीमारी में तो ऐसा देखा जाता है कि जो बीमार व्यक्ति होता है वो ही अपने आप में पीड़ित होता है। इस समस्याओं के साथ जो सबसे बड़ी या सबसे गंभीर विषय है वो ये है कि अगर किसी भी परिवार में एक बच्चा विकलांगता से पीड़ित होता है तो लगभग पूरा परिवार उस चीज से इफेक्टेड होता है। और एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो जागरूकता की कमी है, और इसीलिए मैंने डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस फोरम को इस इम्पोर्टेंट इशू पे डिस्कस करने के लिए और एड्रेस करने के लिए मुझे और श्री पंकज मारू जी को अपॉर्चुनिटी दी। अगर हम बात करें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की, तो बेसिकली ये क्या होते हैं? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में मस्तिष्क की वो मानसिक समस्याएं या बीमारियां आती हैं जिसके कारण एक बच्चा अपने बौद्धिक, व्यवहारिक एवं सामाजिक समस्याओं के कारण, जिसपे इन बीमारियों का असर होता है, पूर्ण क्षमता के साथ समाज में अपना योगदान नहीं दे पाता। हर इंसान को डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, पॉलिटिशियन होना या किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अपना जो उस इंसान का योगदान है, अगर वो अपनी क्षमता तक के दे पाता है, वो हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। और अगर उसमें किसी स्टेज पे ब्लॉक आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए। इन बीमारियों के साथ एक जो बड़ी आप बोल सकते हैं अच्छी चीज है वो ये है कि अगर इन्हें जल्दी पकड़ लिया जाए तो इनमें से काफी में सुधार संभव है, जो बाद में संभव नहीं हो पाता। इसके लिए भी समाज में निरंतर इन बीमारियों से रिलेटेड एक अवेयरनेस बिल्डअप करना आवश्यक है। जो बीमारियां न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आती हैं उसमें मुख्यतः मंदबुद्धिता, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, ये प्रमुख रूप से सम्मिलित है, इवन सेरेब्रल पाल्सी। पहली चीज जिससे हमें इन बीमारियों को, एक आम बीमारी जो मेडिकल बीमारी होती है और डेवलपमेंटल बीमारी होती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेडिकल बीमारी में हमारे लिए पहला काम डायग्नोसिस बनाना होता है, वरना लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि डॉक्टर साहब ने मलेरिया की जगह टाइफाइड की दवाई दी थी। डेवलपमेंटल इसलिए पहले हमारा डायग्नोसिस कंफर्म होना जरूरी है अगर हम मेडिकल कंडीशंस की बात करते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में मैं हमेशा बोलता हूं आपको बच्चे की प्रॉब्लम लिस्ट पता होना आवश्यक है और उसको एड्रेस करना जरूरी है, बजाय आप खाली डायग्नोसिस के कारण समय बर्बाद करें। उस समय बर्बाद करने का जो मैंने इस्तेमाल किया उसका कारण ये है कि किसी भी इंसान का अपना मैक्सिमम मस्तिष्क का विकास शुरू के 3 से 5 वर्ष में हो चुका होता है, लगभग 95 से 97%। अगर कोई भी मानसिक दिक्कत या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इस पीरियड में आइडेंटिफाई किया जाता है तो लगभग 20 से 40% आप विकलांगता की रोकथाम कर सकते हैं। अन्यथा फिर उसके बाद सुधार तो संभव होता है लेकिन उसकी प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। और इसीलिए आवश्यकता है कि हमें समाज में सबसे पहले तो माँ बाप को, फिर परिवार को, उसके बाद हमारे ग्रॉस रूट वर्कर्स को, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या आशा कार्यकर्ता हो या बेसलाइन मेडिकल वर्कर्स को, उसके बाद जनरल प्रैक्टिशनर्स को सेंसिटाइज करना या उनको अवेयर करना बहुत आवश्यक है कि बहुत सिंपल टूल्स से वो इन बीमारियों को आइडेंटिफाई करें। क्योंकि काफी ज्यादा इनसे रिलेटेड, और मैं एक बात बोलूंगा कि राघवन भाई जी की जब आप चाइल्ड राइट्स कमिश्नर थे उस समय भी हम लोग ने इस पे काफी विषय पे चर्चाएं की, और श्री पंकज बारू जी तो पूरे नेशनल लेवल पे भी इस विषय पे बहुत गहन काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं भी पिछले 18 वर्ष से कई नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अवेयरनेस को लेके डेफिनेटली पहले से स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी हमें काम करना आवश्यक है। और जैसा मैंने बोला कि हमारा सिर्फ उद्देश्य किसी बच्चे को लेबल कर देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो हम उस लेवल पे बात कर रहे हैं जो शुरू के 3 साल या 5 साल है। उसके बाद या उस स्टेज पे सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। इसमें अगर हम अपनी मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा उन बच्चों का टोटल डिसेबिलिटी या दिव्यांगता से हम उसको बचा सकते हैं या उन्हें समाज का एक मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। ये मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो सिंपल वर्ड्स में पेरेंट्स को जाना चाहिए। और जैसे जैसे हम इस चर्चा में एक एक बीमारी को लेंगे, मुझे लगता है मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल एक आम भाषा में आपको कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने के लिए बता पाऊं जिससे कि पहले तो हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए, दूसरा पेरेंट्स को एक प्रॉपर मैसेज दे पाए। और आमतौर से ये बीमारियां ऐसी नहीं हैं जिसमें कोई एक डॉक्टर या एक थेरेपिस्ट कोई चमत्कार कर सकता है, बल्कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी पैथी, चाहे वो मेरी पैथी हो या कोई थेरेपिस्ट हो या किसी भी पैथी का व्यक्ति हो, वो अगर आपसे ये बोलता है कि वो आपके बच्चों को गारंटी से ठीक कर देगा तो मेहरबानी करके आप उस बच्चे को वहां से लेके वापस आ जाए, क्योंकि अभी तक के दुनिया के किसी भी पैथी से या सेंटर से मस्तिष्क नहीं बदला जा सका। तो हमें इम्पॉर्टेंट है उस बच्चे की मैक्सिमम पोटेंशियल या मैक्सिमम क्षमता पे पहुंचाने की आवश्यकता करना, ना कि एबनॉर्मल और नॉर्मल के बीच में उसको लेबल करना। लास्टली, जैसा मैंने बोला कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि हमें एक पूरी टीम की आवश्यकता होती है, जिसमें डॉक्टर के साइड से डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हो सकता है,
आंख की जांच के लिए आई स्पेशलिस्ट हो सकता है, व्यवहार की समस्या के लिए साइकेट्रिस्ट हो सकता है, अगर झटके या बाकी समस्याएं आ रही हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है। थेरेपिस्टों में अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। हैंड फंक्शन और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। अपना बोलना सिखाने वाले यानी स्पीच थेरेपिस्ट की होती है, स्पेशल एजुकेटर की होती है, एक सोशल वर्कर की होती है। यानी ये पूरा टीम वर्क है और इसमें सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। इसमें कोई एक ज्यादा इंपॉर्टेंट या कोई ज्यादा बड़ा कोई छोटा नहीं है, हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये अक्रॉस द टेबल नहीं होता। हम इसमें माँ बाप भी थेरेपिस्ट या डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हम परिवार को एक तरह से एम्पावर करें, सक्षम करें और बाहर से उन्हें गाइडेंस करें, ना कि वो पूरी तरह से किसी डॉक्टर पे या थेरेपिस्ट पे या सेंटर पे डिपेंडेंट हो जाए। एक बार अनफॉर्चुनेटली अगर वो ऐसी मेंटल स्थिति में है जहां के पूर्णता वो ठीक नहीं हो सकता, वो एक अलग स्थिति है। मैं करेक्शन वाले पीरियड की बात बोल रहा हूँ, उन 20 से 40% बच्चों की बात बोल रहा हूँ जिन पे हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है शुरू के 2 से 4 वर्ष में। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आज हम थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म को इंटरेक्टिव बनाने वाले हैं। मैं डॉक्टर जफर सर से क्वेश्चन है। नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी सुन लीजिए सर, बाद में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में रखते हैं हम, प्लीज। जी सर, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज हम एज ए पैनलिस्ट यूज करने वाले हैं। जनरली हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म रहता है। एक प्रश्न मेरे दिमाग में है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? मैंने जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसका मैं अभी आपको जो जवाब दिया था कि ये वो मानसिक और मेरा मस्तिष्क की वो मानसिक बीमारियां हैं या समस्याएं हैं जिसके कारण कोई भी बच्चा जो है वो बौद्धिक रूप से यानी मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या सामाजिक रूप से सोशली या व्यवहारिक रूप से बिहेवियरली समाज में अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पाता और उसमें कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क का को आघात होता है या वो अपनी पूर्ण क्षमता पे काम नहीं कर पा रहा होता है। और इसमें अगर हम एक एक करके शुरू करें तो वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो आपने बोला था वो ऑटिज्म है या ADHD है या मेंटल रिटार्डेशन है, डिसलेक्सिया है जिसपे तारे जमीन पे फिल्म बनी थी, जिसमें कि बच्चा मानसिक रूप से नॉर्मल होता है तब भी वो पढ़ाई में पिछड़ता जाता है, प्लस डेवलपमेंटल डिस्लेक्सियाज हैं। ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं जो सेरेब्रल पाल्सी अस्थिबद्धता है जो आप कह सकते हैं कि इस अम्ब्रेला के अंडर में आती हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने रेज किया था वो ये है कि इसमें अगर अर्ली आइडेंटिफाई की जाती हैं तो काफी हद तक के करेक्शन संभव है। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली आइडेंटिफाई इंटरवेंशन की आपने बात कही, तो ऐसे कौन से लक्षण हैं डॉक्टर साहब जो हमें पकड़ के अर्ली आइडेंटिफिकेशन या अर्ली डिटेक्शन पर बात करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि हमें किन्हें अर्ली आइडेंटिफाई करना है। जी, वो क्राइटेरिया है हाई रिस्क न्यूनेट्स का या उन बच्चों का जिनमें इसकी संभावना सबसे अधिक है कि जिनमें आगे चल के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की संभावना होती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, संभावना होती है। इनमें से कोई भी कंडीशन जरूरी नहीं है कि वो बच्चा पूरी तरह से आगे जाके मेंटली रिटार्डेड होगा या सेरेब्रल पाल्सी होगा। और इसमें जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर बच्चे का वजन जन्म के समय 2 किलो से कम है, अगर बच्चा जन्म पे नहीं रोता है, प्रेगनेंसी के दौरान माँ को यदि कोई इन्फेक्शन होता है, हाइपरटेंशन होता है, जन्म के बाद किसी कारण से बच्चे को अपन को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है जिसमें उसको झटके आ गए हैं, उसका पीलिया बहुत अधिक बढ़ गया हो या उसका कोई और कारण से इन्फेक्शन मस्तिष्क पे पहुंच गया हो, तो ये मुख्य वो बिंदु हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में बच्चे को लाते हैं। अगर हम आम उसमें बोले तो कम वजन का बच्चा और कम दिन का बच्चा जो पूरे 9 माह माँ के पेट में घर में नहीं रहा है, ये हाई रिस्क न्यूनेट्स का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं।
सबसे पहली चीज ये है कि हम कुछ बहुत सिंपल बिंदु ले सकते हैं जिससे कि हमें एक इवन माँ ये आइडेंटिफाई कर सकती है शुरू के साल में कि क्या उसका बच्चा पीछे जा रहा है। हमें आवश्यकता ये होती है कि जब हम किसी भी बच्चे के मानसिक विकास या मानसिक परीक्षण की बात करते हैं तो हम बेसिकली उसके 5 मुख्य बिंदु देख रहे होते हैं। पहला होता है पर्सनल सोशल, यानी समाज में रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे का माँ को देख के हंसने से शुरुआत होती है, बाकी ताली बजाना और बाकी नमस्ते करना, अपने हाथ से खाना खाना, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग बढ़ती चली जाती है उम्र के साथ। दूसरा है फाइन मोटर एक्टिविटीज, यानी आंख और हाथ को मिला के जो काम किए जाते हैं। तीसरा है बच्चे का स्पीच, यानी बच्चे का बोलना, जो तभी संभव होता है जब वो सुन पाएगा, और फाइन मोटर एक्टिविटी वो तभी कर पाएगा जब वो देख पाएगा। चौथा है बच्चे का ग्रॉस मोटर, यानी 4 माह पे गर्दन संभालना, बैठना, खड़ा होना और चलना, जो उसकी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज को डिफाइन करती हैं। और 5वां होता है बिहेवियरल पॉइंट, जहां पे कि एक बच्चा व्यवहारिक रूप से समाज में हर एक उसकी एज अप्रोप्रिएट अपना व्यवहार करके देता है। और जैसा मैंने बोला कि इसमें हम कुछ बहुत सिंपल कट आउट पॉइंट्स रख सकते हैं जो हम में से कोई भी विद इन नो टाइम अप्लाई कर सकता है। जैसे कि एक माँ को ये पता होना चाहिए कि 2 माह पे उसके बच्चा उसको देख के मुस्कुराने लगे। अगर एक बच्चा 2 माह पे अपनी माँ को देख के नहीं मुस्कुरा रहा है तो संभावना है कि उसकी आंखें सही से काम नहीं कर रही हैं। इसका मतलब हम बोल देंगे कि आपका बच्चा ब्लाइंड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें उसकी आंख का टेस्ट कराना आवश्यक है। ये ऑटिज्म का भी बहुत अर्ली साइन होता है। जब हम ऑटिज्म पे बात करेंगे तो इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा कट आउट पॉइंट है 4 माह पे। अगर एक बच्चा 4 माह पे गर्दन संभालने लगता है, जब माँ उसको गोद में लेके चलती है उसकी गर्दन स्थिर रहती है, तो ये दूसरा पॉइंट है जो माँ को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है। अगर उसकी गर्दन बिल्कुल डगमग कर रही है 4 महीने पे, जरा भी स्थिर नहीं हो रही है, तो ये अर्लीस्ट साइन है कि उसका ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है। 8 माह पे सीधे पीठ से बैठना। एक बच्चे को जो नॉर्मल उसकी एज है डेवलपमेंट की, उस पे 8 माह पे सीधे पीठ से बैठने लगना चाहिए। इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर वो कम दिन का है तो 2 साल तक के जितने महीने कम का होता है हमें इतना पीछे करके देखना होता है। पर अगर एक 9 माह का बच्चा है तो उसे 8 माह पे सीधे पीठ से बैठने लगना चाहिए, और अगर वो नहीं बैठ रहा है तो वो पीछे जाने वाला है। और 1 साल पे बच्चे को अपने पांव पे खड़ा हो जाना चाहिए। अब ये तो पहले पॉइंट से, और 12 महीने पे उसे 2 से 4 शब्द बोलना शुरू कर देना चाहिए। ये इतना सिंपल क्राइटेरिया है कि कोई भी मदर, कोई भी संस्था अपने बाहर लिख के इन्हें लगा सकती है। हम डॉक्टरों को भी ये निवेदन कर रहे हैं अलग अलग वर्कशॉप्स में, क्योंकि मैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का मास्टर ट्रेनर हूँ अर्ली इंटरवेंशन का, और हम नेशनल लेवल पे उसकी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं एज अ नेशनल प्रोटोकॉल, कि एटलीस्ट हर ओपीडी के बाहर ये पॉइंट्स का एक छोटी सी टेबल लगी रहे, या जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसके पीछे ये 4 पॉइंट्स लिखे रहे, तो इवन एक बिल्कुल अनपढ़ भी माँ इन बच्चों को आइडेंटिफाई करके अपने प्रॉपर पीएचसीज पे या कंसर्न स्पेशलिस्ट के पास ला सकती है। दूसरी जो चीज है हमें समझने की वो ये है कि जिस बच्चे ने 4 महीने पे गर्दन नहीं संभाली है वो 8 महीने पे नहीं बैठने वाला है। यानी डेवलपमेंट एक ब्लॉक की तरह होता है कि जब तक कि एक ब्लॉक अचीव नहीं होता तब तक क्या आप दूसरा अचीव नहीं कर सकते। आमतौर से हमारे यहाँ जो समस्या है कि लोग बोलते हैं वो थोड़ा लेट बैठेगा, वो थोड़ा लेट खड़ा होगा, और इस चक्कर में वो जो प्रॉपर उसको गाइडेंस लेना चाहिए या एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए वो बहुत डिलेड हो जाता है। या हमारे परिवार में तो लोग लेट बोलते हैं इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं करना है। नहीं, हमें किसी भी चीज से आंख नहीं बंद करना, लेकिन एट द सेम टाइम हमको उसको 4 महीने पे अगर गर्दन नहीं संभाली तो सेरेब्रल पाल्सी भी नहीं बोलना। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर उसने 4 महीने पे गर्दन नहीं संभाली और आप इसी स्टेज पे उसको सपोर्ट देते हैं तो उसके चांसेस नॉर्मल इंटीग्रेशन के 40% बढ़ जाते हैं किसी ऐसे बच्चे के जिसका कि आपने ये इंटरवेंशन प्रोवाइड नहीं किया। 8 माह पे अगर बच्चा बैठेगा तो तभी बैठेगा जब उसने गर्दन संभालना शुरू कर दिया होगा और अपने को गिरने से बचाना शुरू कर दिया होगा। ये राइटिंग रिफ्लेक्स होता है जो लगभग 6 महीने पे डेवलप हो चुका होता है।
इंपॉर्टेंट है कि अगर वो 8 माह पे नहीं बैठ पा रहा है तो वो डेफिनेटली 12 माह पे खड़ा नहीं होगा, और इसलिए आपके पास 4 महीने का समय है कि आप उसके बैठने पे मदद करने में फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट द्वारा मदद प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर बहुत सिंपल डिले है तो इवन मदर को ट्रेन करके सिंपल टेक्निक से बता सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि एक और जो अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि ब्रेन टॉनिक्स बच्चे का मस्तिष्क विकास ठीक कर सकते हैं। और मैं हमेशा पेरेंट्स से एक ही सवाल करता हूं, अगर वो उनका दूसरा बच्चा होता है, कि आपने अपने पहले बच्चे के नॉर्मल बैठने, चलने या बोलने के लिए कौन सा टॉनिक दिया था। दूसरी बात, अगर ऐसी कोई भी चीज संभव होती तो जिस तरह सरकार अपनी पूरी मेहनत के साथ डीपीटी, पोलियो या हेपेटाइटिस के टीके की एक हमारे लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम चलाती है, उससे ज्यादा मेहनत से हम सब जो थे वो नेशनल ब्रेन टॉनिक प्रोग्राम चला रहे होते। तो ऐसी कोई दवाई नहीं होती। कुछ दवाइयां हैं जो सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन कोई ब्रेन टॉनिक ऐसा नहीं होता जो किसी बच्चे को बैठने में या बोलने में या चलने में सक्षम कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली ये अगेन एक कारण है जिस कारण से कई बार जिन प्रॉपर बच्चों के थेरेपिस्टों को या डॉक्टरों की उनको सहायता मिलना चाहिए वो ना मिलके वो इस तरह के ब्रेन टॉनिक्स देते रहते हैं और ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसा मैंने बोला कि शुरू के 3 वर्ष में क्योंकि मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ हो जाना है, बल्कि शुरू के 18 महीने से लेकर 24 महीने में हो जाना है। हमारा उद्देश्य उस पीरियड में ही इन बच्चों को जो पहला ब्लॉक मिल रहा हो, अगर गर्दन संभालने में मिल रहा हो, बैठने में मिल रहा हो या खड़ा होने में मिल रहा हो, वहीं पे उनकी मदद करना होना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। ऑटिज्म को लेकर के काफी भ्रांतियां हैं समाज के अंदर, थोड़ा आप कुछ अगर ऑटिज्म के बारे में बात कर पाए विस्तार से। देखिए, ऑटिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन डेफिनेटली आज की डेट में 1% वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑटिज्म से पीड़ित है। और उसका एक मुख्य कारण जो उठ के आ रहा है वो ये आ रहा है कि आज की डेट में माँ बाप बच्चे से बात करने की जगह उसे फादर मोबाइल या मदर मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो बेचारा उसको देख के अपने आप में खुश होता रहता है, या क्योंकि उसमें लाइट निकलती है या आवाजें निकलती हैं, तो वो सिर्फ उस तरह से जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए पहले साल में बच्चे के साथ या दूसरे साल में बच्चे के साथ, वो एब्सेंट होता है। ऑटिज्म क्या है? बेसिकली ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है जिसमें कि बच्चा मानसिक रूप से देखने में सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें कोई बाहर से देखने में समस्या नहीं होती। दूसरी चीज, वो मेंटली 1/3 केसेस में इवन नॉर्मल हो सकता है, 1/3 में बॉर्डर लाइन हो सकता है, 1/3 में मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये सब होने के बावजूद भी वो बोलने में या सामाजिक उसमें जो बोलचाल होना चाहिए उसमें वो पिछड़ा हुआ होता है। एक समाज में रहने के लिए जो आवश्यकता सामाजिक हमारे रूल्स होते हैं उसकी होती है, वो उसमें पिछड़ा रहता है। एक लाइन में बोलूं तो वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और व्यवहारिक रूप से वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है। यानी उसकी जो पसंद है, जो उसकी चॉइसेस हैं, जो उसके, वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेलता है। वो सबसे पहला अगर मैं बोलूं जो पहला साइन है वो 2 माह पे बच्चे का माँ को देख के नहीं मुस्कुराना है। मैं क्योंकि ऑटिज्म लेस देन 18 मंथ्स पे इंडिया में एज ए मास्टर ट्रेनर हूं, तो मैं इसलिए उन पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं जो आमतौर से नहीं मिलते हैं। 6 से 8 माह के बीच में बच्चा अगर हाथ बढ़ा के चीज नहीं पकड़ पा रहा है और हमने उसका कान का टेस्ट करा लिया है जो नॉर्मल है, बेरा टेस्ट, या आंख का टेस्ट करा लिया है जो नॉर्मल है, और उसके हाथ बढ़ाने में उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुट्ठी बंद करना उसके लिए संभव नहीं होता, जो सेंसरी डिसइंटीग्रेशन का अर्लीस्ट साइन हो सकता है, या वो 10-12 महीने पे पांव एड़ी पे खड़ा होने के, उठा के खड़ा होने की कोशिश करता है। 1 साल पे वो पा बा माँ या आ बा जो आई बाबा उसे बोलना चाहिए वो नहीं बोलना शुरू करता है। वो 1 साल पे अपने नाम पे पलट के नहीं देखता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे कोई इंटरेस्ट की चीज है, जैसे कोई ऊपर पतंग उड़ रही है या हवाई जहाज उड़ रहा है, और अगर उसकी माँ उसको दिखाने की कोशिश करेगी कि तुम उसको देखो, वो क्या जा रहा है, तो बजाय वो चीज देखने के वो उंगली और माँ को देखता रहेगा, या अपनी इंटरेस्ट को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलेगा नहीं या शेयर नहीं करेगा। एक जो चीज इसको और विकट बनाती है वो ये है कि 12 से लेके 18 महीने के बीच में 40% बच्चों में जो उन्होंने बोलना शुरू किया होता है वो कई बार बोलना बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए।
जो उन्होंने ताली बजाना या नमस्कार करना या टाटा करना सीखा होता है, सोशलाइजेशन वो बंद कर देते हैं। और 10% केसेस में जो उन्होंने खेलना सीखा होता है वो भी वो भूल जाते हैं। तो अगर ये पॉइंट्स हम किसी बच्चे में देख रहे हैं जो 18 माह का है, हम वहां पे उसे ऑटिज्म नहीं बोलते। अगेन मैंने जैसा बोला, हमारा कंसेप्ट लेबल करना नहीं होना चाहिए, उसे एम्पावर करना होना चाहिए। लेबलिंग करने की जगह लेबलिंग टू इनेबल करना होना चाहिए। और किसी एक चीज के खाली वो नहीं देख रहा तो ऑटिज्म है, या वो नहीं ताली बजा रहा तो ऑटिज्म है, ऐसा नहीं हैगा। ये सारी चीजें बोलने में लेट हो रहा है, व्यवहारिक रूप से वो अपने में खोया हुआ है। और मैं तो माँ बाप से सिंपल 4 क्वेश्चंस बोलता हूँ कि आप पूछिए, वो अपना आंसर क्या दे रहे हैं इसके बेसिस पे आपको उसका हाई रिस्क क्राइटेरिया पता चल जाता है। पहला क्वेश्चन है कि आप माँ से पूछिए कि क्या आप अपने बच्चे के बोलने से संतुष्ट हैं? क्या पहले वो बोलता था और उसने बोलना बंद कर दिया है? तुरंत माँ का आंसर आ जाएगा कि नहीं, मेरा बच्चा उम्र के हिसाब से सही नहीं बोलता, अगर वो 2 साल का है तो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप इसके व्यवहार से संतुष्ट हैं? क्या आपको ऐसा लगता है ये अपनी ही दुनिया में खोया रहता है? कोई भी माँ, वो कितनी ही कम पढ़ी लिखी हो, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो, विद इन सेकेंड्स आपको ये जवाब दे दी कि हाँ डॉक्टर साहब, इसका व्यवहार थोड़ा अलग हटके है। हमें ये नहीं बोलना है कि वो अच्छा है या बुरा है, वो अलग हटके है, इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और वो डेफिनेटली अपने में खोया रहता है। तीसरा है कि क्या वो 18 माह से अगर ज्यादा है तो आपकी 3 या 3 से ज्यादा बातें मानता है। यूजुअली ये बच्चे बहुत जिद्दी या अपने में मग्न रहने के कारण हमारी बातों को समझते हैं लेकिन इंटरप्रेट नहीं कर पाते, इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए जाते हैं वो फॉलो नहीं करते। इसकी समस्या ये आती है कि जब हम 2.5 साल पे या 3 साल पे उन्हें प्ले स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं तो वहां इंटीग्रेट नहीं हो पाते। तो इम्पॉर्टेंट है कि इन रिस्क फैक्टर्स को, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शायद पंकज भाई साहब आपको बाद में बताएंगे भी कि जो उसका डायग्नोस्टिक है, अभी अपना खुद का इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म है, फॉर स्क्रीनिंग और इनप्लेन टूल है जो यूज किया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि उसको आइडियली साइकोलॉजिस्ट द्वारा डायग्नोज करना चाहिए। लेकिन आइडेंटिफिकेशन की मैं बातें कर रहा हूं जिसमें कि कोई आम आदमी भी इन रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके लिए उसको साइकोलॉजिस्ट होना या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होना जरूरी नहीं। और अगेन इसका ट्रीटमेंट भी एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के द्वारा ही संभव है। पहला हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें उन्हें नॉर्मल स्कूल में भेजना है, और उसको हेल्प करने के लिए जो स्पीच की समस्या है उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट, जो व्यवहार की समस्या है उसके लिए साइकोलॉजिस्ट, अगर पढ़ाई की समस्या आ रही है तो स्पेशल एजुकेटर सपोर्ट, प्लस अगर सेंसरी इश्यूज आ रहे हैं तो अपने को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की सेंसरी इंटीग्रेशन की मदद लेने की आवश्यकता है। कई बार डॉक्टर साहब देखा जाता है कि कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं, स्कूल का प्रेशर या पीयर प्रेशर को कोप अप नहीं कर पाते हैं। यह किस तरह की समस्या है और इसके निदान के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आइडियली हर बच्चे का आंख का और कान का टेस्ट होना चाहिए जो बच्चा प्ले स्कूल में भी जा रहा है, अगर वो हाई रिस्क है 100%। और नॉर्मल बच्चे का भी आंख का टेस्ट तो 100% होना चाहिए। कान का टेस्ट तो हम लोग घर में भी समझ जाते हैं कि बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर एक बच्चा नहीं सुनेगा तो नहीं बोल पाएगा और सही से नहीं समझ पाएगा। ये तो 2 प्रमुख कारण हैं जो आइडेंटिफाई होना चाहिए, और कई बार आपको आश्चर्य होगा कि ये बहुत आगे तक के मिस होते हैं। दूसरी जो चीज है, अगर हम मेंटल रिटार्डेशन को हटा दें, जो अपने आप में एक बिल्कुल टोटल इंडिपेंडेंट एंटिटी है और उसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि यूजुअली उसमें मस्तिष्क का विकास स्लो होता है, हमें आम उसमें ही बच्चे का पकड़ में आ जाता है कि इसके बच्चे के विकास में समस्या आ रही है। मैं यहाँ एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि मस्तिष्क का विकास हम सोचते हैं कि खाली शायद MRI टेस्ट से हमें पता चलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम बच्चे का मस्तिष्क का या ब्रेन जो हेड सर्कमफ्रेंस है उसको नापते हैं, और जैसे स्कोर अपना वजन का जो चार्ट आता है उस पर प्लॉट करते हैं, उसी प्रकार से हेड सर्कमफ्रेंस का चार्ट है जो आजकल हमारे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे उपलब्ध है। उस पे अगर हम हर माह प्लॉट करेंगे और वो एक ही सेंटाइल्स को फॉलो करेगा जैसे वजन का है, और 2 लाइनों के नीचे नहीं जाएगा जैसे वजन में नहीं जाना चाहिए, तो हम काफी हद तक के बिना MRI के भी बता सकते हैं कि इस बच्चे का मानसिक विकास या मस्तिष्क का विकास नॉर्मल हो रहा है। इसके बाद जैसा मैंने आपसे बोला, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर
स्कूल की हम बात करते हैं तो जो मैंने बोला कि मेंटल रिटार्डेशन तो एक अपने आप में पूरा कंप्लीट टॉपिक है, लेकिन जो करेक्टेबल कंडीशन है उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चे में बहुत अधिक चंचलता होती है, एक चीज पे वो एकाग्रता नहीं रख पाता। उम्र के हिसाब से 3 से 5 मिनट इंटू उम्र एक बच्चे का अटेंशन स्पान होता है। ये बच्चे कुछ सेकंड्स भी एक चीज पे ध्यान नहीं दे पाते और बहुत अधिक इंपल्सिव होते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं। उनको इस कारण से डर नहीं लगता, कहीं से भी कूद जाते हैं, कहीं भी रोड पे भागने लग जाते हैं। ये टोटली करेक्टेबल कंडीशन है। अनफॉर्चुनेटली मिसडायग्नोस होती है या अंडर डायग्नोस होती है तो बाद में यही बच्चे आगे जाके अपोजिशनल डिफायंस की कंडीशन में आ जाते हैं, जो बाद में कंडक्ट डिसऑर्डर, जो असामाजिक टाइप के तत्व होते हैं, उसको का कारण बन सकता है। और इसके लिए ये वन ऑफ द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है जिसके लिए कि बिल्कुल स्पेसिफिक दवाइयां संभव हैं, मौजूद हैं, जिनसे इसका करेक्शन प्लस बिहेवियर मॉडिफिकेशन के साथ ये बच्चों को बहुत हद तक के नॉर्मल उसमें लाया जा सकता है। एक और एरिया जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो डिसलेक्सिया है। अगेन कुछ बच्चे मेंटली बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं, जिनका आईक्यू नॉर्मल होता है, लेकिन वो किसी एक सब्जेक्ट में यानी पढ़ने में जब हम उनसे बोलते हैं रीडिंग के लिए तो रीडिंग में कमजोर हो सकते हैं, या राइटिंग में कमजोर हो सकते हैं, या खाली मैथ्स में कमजोर हो सकते हैं, जिसे हम डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया या डिसकैल्कुलिया बोलते हैं। अगेन इनको आइडेंटिफाई करना आवश्यक है, क्योंकि इनको अगर समय रहते सही सपोर्ट दे दिया जाए तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक के भी ADHD बच्चा परफॉर्म करके देता है या डिसलेक्सिया का बच्चा परफॉर्म करके देता है। और मेंटल रिटार्डेड बच्चे को अगेन एक पूरी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का अगर सपोर्ट दिया जाता है तो उसमें भी कोई एक आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। डॉक्टर साहब थोड़ा सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में ब्रीफ में बताएं फिर एक। देखिए मैंने जो सेरेब्रल पॉलिसी या अस्थिबधिता बेसिकली मस्तिष्क के नुकसान या आघात के कारण जो बच्चे के ग्रॉस मोटर एरियाज पे इफेक्ट आता है, अगर वो चारों लिम्स पे मतलब मस्तिष्क का वो भाग जो हमारे पोस्चर और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, अगर उसको नुकसान पहुंच जाता है और वो समस्याएं जिस कारण से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हो सकता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, यानी बच्चा जन्म पे ना रोए और उसको ऑक्सीजन ना मिले मस्तिष्क को, या पीलिया बहुत अधिक बढ़ के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। इन कारण से कौन सा शरीर का भाग इन्वॉल्व हुआ इसके बेसिस पे हम सेरेब्रल पॉलिसी को डिफाइन करते हैं। अगर चारों लिम्स इन्वॉल्व होगा यानी मेजर मस्तिष्क को नुकसान पहुंच गया तो हम उसे क्वाड्रिप्लेजिक सेरेब्रल पॉलिसी बोलते हैं। अगर एक हाफ ऑफ द बॉडी में होता है तो हम उसको हेमिप्लेजिक बोलते हैं, यानी 2 हाथ या 2 पांव खाली इन्वॉल्व होंगे तो हम डाइप्लीजिया बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि मस्तिष्क के किस भाग को नुकसान पहुंचा है। और जैसा मैंने आपसे बोला था कि जो मैंने हाई रिस्क यूनिट का क्राइटेरिया बताया था उसमें आप 4 माह पे टोन से आइडेंटिफाई करके मैं ये बता सकता हूँ कि इस बच्चे में हेमिप्लीजिया है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स आपके सामने आ जाते हैं एज ए डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। और फिर मेरी टीम का काम होता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो मेरे साथ वर्क करते हैं, वो इन पे मेहनत करते हैं। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इन बच्चों का जो बाकी चीजों का ध्यान रखना है वो ये है कि हमें इनका विजन टेस्ट कराना चाहिए 6 मंथ पे, हमें उनका हेयरिंग असेसमेंट कराना चाहिए, प्लस एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम का अर्लीस्ट सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इतना वेट करें कि जब उनके शरीर में कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो जाएं या इतनी कमजोरी आ जाए जो बाद में संभालना संभव नहीं होती है। वैसे डॉक्टर साहब लगभग सब कवर हो गया। एक जो आज के जमाने का ज्वलंत प्रश्न है, लॉकडाउन के बाद सारी पढ़ाई लिखाई भी मोबाइल पर ही हो रही है। जहां एक तरफ स्कूल भी बच्चों को मोबाइल ले जाने से मना करते थे, आज वो कह रहे हैं मोबाइल पे पढ़िए। तो मोबाइल के एक्सेसिव यूज से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स किस तरह प्रभावित होते हैं, होते भी हैं कि नहीं होते हैं, थोड़ा इस विषय पर प्रकाश डालें तो उचित रहेगा। देखिए मैं आपको इसको बोलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं अगर वो इंटरेक्टिव यूज हो रही है, जहां पे के गिव एंड टेक है, बच्चा अपना रोल भी प्ले कर रहा है, एक्टिव लर्निंग हो रही है, वो पार्ट यूजुअली हम खाली
आमतौर से अगर हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं, जब तक के लॉकडाउन नहीं था तो 10 वर्ष तक के बच्चे के लिए 40 मिनट से ज्यादा का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। वो मैंने स्क्रीन टाइम इसलिए बोला कि आज की डेट में तो जो घड़ी है वो भी स्क्रीन का काम करने लगी है, जो स्मार्ट वॉच है। तो मोबाइल तो उससे बहुत बड़ा है, और मोबाइल के बाद लैपटॉप भी है और डेस्कटॉप भी है और टीवी भी है। तो जो रिकमेंडेशन है वो तो 40 मिनट से अप टू 10 ईयर्स स्क्रीन टाइम की। लेकिन जब हम स्क्रीन टाइम की बात करते थे तो वो यूनिडायरेक्शनल होता था, और जैसा मैंने बोला कि यूनिडायरेक्शनल के साथ जो व्यवहारिक बौद्धिक विकास होता है वो 0 है। उसमें सिर्फ बच्चा अपनी मर्जी की कुछ चीजें देख रहा होता था, और जो उसकी मर्जी की चीज थी वो उसी में ज्यादा इन्वॉल्व होता चला जाता था। दूसरे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। जब कंट्रोल नहीं था तो क्वालिटी, मैं हमेशा बोलता हूं जिस तरह से एक हिस्ट्री बीमारी की ली जाती है कि कितने दिन से थी, क्या क्या था, क्या समस्याएं थी, इसी तरह से स्क्रीन टाइम या मोबाइल टाइम की भी हिस्ट्री लेना चाहिए। सिर्फ ये बोल देने से कितनी देर वो पेरेंट्स के सुपरविजन में था। अभी अगर मैं आपसे बोलूं इस परिपेक्ष में अगर हम बात करें तो जनरलाइज मैं ये बोल दूं कि इससे कोई समस्या नहीं होती, तो मैं समस्या में आ जाऊंगा। उसको कल कहीं ना कहीं हाईलाइट किया जाएगा कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि स्क्रीन टाइम से कोई समस्या नहीं होती। तो मेरा कहने का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि स्क्रीन टाइम से समस्या नहीं होती, लेकिन क्वालिटी स्क्रीन टाइम जो है उसको आप नॉर्मल स्क्रीन टाइम से नहीं जोड़ सकते। और आज की महती आवश्यकता है कि हम उसको लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड पीरियड में यूज करें, जहां पे के टीचर के साथ उसमें संवाद रहता है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, आप देखिए ये एक लर्निंग फेज हो रहा है। इसके बेसिस पे मेरे से क्वेश्चंस होंगे, जो जिज्ञासाएं हैं वो पूरे टाइम उठ रही हैं। हमारे जितने लगभग 100 के लगभग पार्टिसिपेंट्स यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक भाषण दिया, मैं अपने घर चला गया और वो अपने घर चले गए। या कोई भी लर्निंग अगर बाई डायरेक्शनल लर्निंग होती है तो वहां पे मस्तिष्क के बहुत से भाग जो है वो एक्टिव रहते हैं, जबकि हम खाली स्क्रीन टाइम में प्लेजर एरियाज या रिवॉर्ड सेंटर को ही एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ इनको जो क्वालिटी स्क्रीन टाइम है हम उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, फिर ये जरूरी है कि जब अनफॉर्चुनेटली बच्चे का, क्योंकि इससे आंखों पे जोर आ सकता है, तो हमें उसका ध्यान रखना जरूरी है। हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि इतना जब समय का उपयोग हो तो बीच में ब्रेकअप हो उसमें। लास्टली जो बाकी समय बच्चा स्क्रीन पे दे रहा था, हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि वहां कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी उसकी इन्वॉल्व हो, और क्वालिटी फैमिली टाइम बच्चा साथ में अपने, क्योंकि मैं अभी ये भी सजेस्ट नहीं कर सकता कि वो दूसरे बच्चों के साथ जाके खेले, जो एक आम मतलब अभी की तो पूरी परिभाषाएं बहुत सी चीजों की चेंज है, बट इसके बावजूद भी हमें उसका अच्छा ढूंढने की जरूरत है। और ये हमारे यहाँ खुशकिस्मती है कि हमारा काफी परिवार जो है वो संयुक्त परिवार होते हैं, तो बच्चे के पास काफी समय है अपने सारे बाकी रिश्तेदारों से भी बात करने का। जो पहले मोबाइल की वजह से उसके सारे रिश्तेदार मोबाइल ही हो गए थे। तो आई थिंक क्वालिटी स्क्रीन टाइम पे हमें फोकस रखने की जरूरत है, जहां लर्निंग हो रही है। जी, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अब बहुत टेक्निकल बातें हुई, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो आज दूसरे वक्ता हैं, अब बच्चे हमारा भविष्य हैं, निश्चित रूप से कहा जाता है, और हम बच्चों में ही अपना भविष्य तलाशते हैं। अगर हम बच्चों में भविष्य तलाश करके कुछ और तरीका अपनाएं इन बच्चों के साथ, तो लगता है कि हम उन बच्चों में तनाव को भी नहीं देंगे और पेरेंट्स में भी तनाव नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चे थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से अलग हैं उन सब बच्चों के साथ। वसीर बद्र साहब लिखते हैं, ये चिराग बेनजर है, ये सितारा है बेजुबां, अभी तुमसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ। तो अगर हम ये मान के चलें कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की लर्निंग यूनिक है, तो थोड़ा बहुत हम इस बारे में समाज में सुधार कर सकते हैं। अब सरकार की क्या योजनाएं हैं इस टाइप के बालकों के साथ, हमें प्रयास कैसे करना है, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री पंकज मारू जी। पंकज मारू जी is a proud father of a 20-year-old ADHD girl, which is a proud moment for everyone. His BE and MBA, diploma in industrial safety, and CEO in a Dubai-based company. He left that job few years earlier. He is currently a member of Rehabilitation Council of India, core member for developing the curricular for CBID with Melbourne University, Australia. 2016 में आपको नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इंडिविजुअल सेविंग द डिसेबिलिटी
का अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था। वर्तमान में आप ईसी और जीसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड गवर्निंग काउंसिलिंग दोनों के मेंबर हैं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड डिपार्टमेंट फॉर पीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पीडब्ल्यूडी का मतलब है पर्सन विथ डिसेबिलिटी है। मारू सर आज जो विषय रखने वाले हैं हमारे बीच में, रिहैबिलिटेशन प्लान फॉर दी पीडब्ल्यूडी पर्सन। ओवर टू यू मारू सर, अपना माइक म्यूट अनम्यूट कर लें आप। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। पंकज सर नेटवर्क का इशू लग रहा है, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। हेलो हेलो, पंकज जी का माइक म्यूट दिख रहा है और वॉइस भी आ रही है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, हाँ माइक तो मैंने ओपन किया हुआ है। अब ठीक हो गया सर, अब बोलिए जी। ओके ओके जी सर आपका माइक म्यूट हो जा रहा है बोलते समय। पंकज जी नहीं, वो शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं। जी, हाँ सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा जुड़ते हैं। और ठीक है, जब अपन वेट करते हैं थोड़ा, मैं डॉक्टर जफर साहब को थोड़ा मैं एक क्वेश्चन बोल सकता हूँ? सर हम क्वेश्चन आंसर अभी इस सत्र के बाद में लेंगे, सभी के साथ लेकर के। अच्छा, क्या टाइम पे अंदाजा? अभी तो 4:50 हो रहा है। नहीं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा लेट करेंगे, आपका क्वेश्चन लेंगे हम। मैं एक बार उनसे बात करता हूँ। जी जी पंकज जी अभी लेफ्ट हैं क्या? मैं बात कर रहा हूँ उनसे। अच्छा ठीक है। कुछ इंटरनेट इशू आ गया है, 1 मिनट में रिकनेक्ट हो रहे हैं पंकज सर। अगर आपकी अनुमति हो तो प्रश्न। जी अगर हाँ, तो आप प्रश्न ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं। पूछना चाहते हैं पूछ लें वो। जी जी सर जी। और जैसे ही मालिक साहब अपना संपर्क में आ जाएंगे, जफर साहब अपने प्रश्न को वहीं रोक लेंगे। जी आंसर। जी ठीक है ठीक है। तो डॉक्टर जफर साहब को मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिए। थैंक यू। डॉक्टर जफर साहब, पहली बार वेबिनार में 45 मिनट्स बात करने का और सिंपल लैंग्वेज में पेरेंट्स को, प्रोफेशनल्स को जो वे में आप एक्सप्लेन करें, मैं बहुत बधाई देता हूँ, आपका आभारी हूँ। पंकज जी आ गए हैं। जी हाँ पंकज जी। जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहे हैं। सो शैल वी स्टार्ट? मैं करूं, शुरू करूं? यस यस स्टार्ट कीजिए। सॉरी, नेटवर्क के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। आई एम रियली सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। हम कहते हैं कि जैसा डॉक्टर जफर साहब ने बताया अर्ली इंटरवेंशन के बारे में, और तरह से अर्ली इंटरवेंशन के माध्यम से हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, लेकिन हम ये जानते हैं कि सब कुछ प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, और इसलिए हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं कि अगर कोई समस्या आ भी आती है तो उसको रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, पुनर्वास कैसे किया जाए। और इसके लिए भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सरकार ने बहुत सारी
योजनाएं, बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने बनाई हैं, और उन्हीं स्कीम्स के बारे में, उन योजनाओं के बारे में किस तरह से हम उसका लाभ ले सकते हैं। मैं अपने स्कीम्स के बारे में आपको बताऊं उसके पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जनरली एक मिथ होता है, ये मिथ होता है कि सरकार जो है वो सरकार की स्कीम का लाभ लेना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल होती है, और हम उसका लाभ कैसे लें। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों में जो सरकार की नीतियां रही है और जिस प्रकार से सरकार ने चीजों को, स्कीम को आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास किया है, वो बहुत डिफरेंट है। अब योजनाएं हमारे दिव्यांग भाई बहनों तक पहुंच रही है। तो मैं आपसे अब जो बात करने जा रहा हूं, एक एक करके आपको जो मुख्य योजना है, योजना की अगर हम बात करेंगे, योजना है इतनी सारी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाएं हैं। लेकिन हम सिर्फ बात करें जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो आपके काम की योजनाएं हैं, हम उन योजनाओं की बात आपके साथ करेंगे। मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बातें करना चाहता हूं। डॉक्टर उमाशंकर जी, कृपाशंकर जी, ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं। कुछ मेरा अपना प्रेजेंटेशन आपके पास ही भेजा है, और इस स्क्रीन को आपको ही शेयर करना पड़ेगा। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्रेजेंटिंग करके आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। या मैं वही शेयर कर रहा हूँ। जी। This is and this I am sharing with you. मेरी स्क्रीन आपको सबको दिखाई दे रही होगी, विजिबल है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, आपका ही चेहरा दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरे लैपटॉप यहाँ दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, आई थिंक अभी मैं शेयर कर दिया हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं? नहीं सर। ये प्रेजेंटेशन हम आपसे शेयर करेंगे। इसके बारे में शुरू करता हूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने हमारे पहली बार भारत में जो विभिन्न मॉडल विद डिसेबिलिटी के, वो मॉडल को कन्वर्ट किया बेस्ड मॉडल में, यानी कि दिव्यांगों के ये अधिकार बनाए गए हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, एक्सेसिबिलिटी की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, और इन सबको अधिकार बनाने के साथ साथ एक रेगुलेटरी मॉडल बनाया गया ताकि वो उनके अधिकार सुनिश्चित हो सके। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी प्रमुख ये थी कि जो 1995 एक्ट में 7 तरह की दिव्यांगता थी, उनको बढ़ा के अब 21 तरह की दिव्यांगता कर दिया गया। कई नई तरह की दिव्यांगता है, ब्लड डिसऑर्डर्स, ड्वार्फिज्म यानी बोनापन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी ऑटिज्म को इंक्लूड किया गया, साथ ही साथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया। तो कुल मिला के 21 तरह की दिव्यांगता आज की डेट में उस एक्ट के माध्यम से आ गई है। जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि डिसेबिलिटी जिस तरह डेमोक्रेसी 4 पिलर पे टिकी है, उसी तरह डिसेबिलिटी के 4 पिलर हैं, और चारों पिलर को पी से प्रेजेंट किया गया है। डिसेबिलिटी का पहला पिलर है पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसका दूसरा पिलर है पेरेंट, उसका थर्ड पिलर है प्रोफेशनल्स, और फोर्थ पिलर है पॉलिसी मेकर्स। और ये जब तक चारों मिलकर काम नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे से कोहेसिव के साथ काम नहीं करते हैं, तब तक इस सेक्टर के अंदर विकास नहीं हो सकता। और आरपीडी एक्ट के अंदर भी इस प्रकार के प्रोविजंस हैं जिससे
ये चीजें आज हमें एक अच्छे रूप में दिखाई देती है। मैं अगर अब स्कीम्स के ऊपर आऊं तो जब भी हम किसी स्कीम की बात करते हैं, डिसेबल की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात आती है उसका असेसमेंट। असेसमेंट द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन की हम बात करते हैं। तो असेसमेंट के लिए सरकार की जो स्ट्रक्चर है, वो सरकार का स्ट्रक्चर है जिला स्तर पर DDRC यानी जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। अगर वहां से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होती है तो कंपोजिट रीजनल सेंटर CRCs, जो लगभग आज की डेट में 20 राज्यों में। उसके बाद वहां से भी अगर हमें लगता है कि हमारे रिहेबिलिटेशन में कोई कमी है, तो उसके बाद हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स है अलग अलग डिसेबिलिटीज के, उन नेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी वो सुविधाएं निशुल्क रूप से दी जाती है। तो ये 3 लेयर सिस्टम जो बनाया गया है, जिला स्तर पर DDRC, राज्य स्तर पर CRCs और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट, तो इन तीनों पर जाकर दिव्यांगजन या उनके अभिभावक अपनी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट सभी जिलों में DDRCs हैं और भोपाल के अंदर हमारा कंपोजिट रीजनल सेंटर मौजूद है। अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि अगर फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो मुंबई में अली यंग जावर है। अगर हम मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो चेन्नई के अंदर है हमारा निपमेड। अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो निपिड सिकंदराबाद में है। लर्निंग लोकोमोटर डिसेबिलिटी का हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट NILD कोलकाता में है। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च विच इज इन कटक। देहरादून में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअली डिसेबल्ड मौजूद है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल डिसेबिलिटीज इज इन न्यू दिल्ली। अली यंग जावर हियरिंग डिसेबल्ड लोगों के लिए मुंबई में है। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर हमारा दिल्ली में है। और अभी मध्य प्रदेश के सीहोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन वो स्टार्ट हुआ है किराए के बिल्डिंग में, और 2 साल के अंदर अंदर वो भी पूर्ण रूप में मूर्त हो गई। CRCs जैसे मैंने बताया पूरे देश के 20 राज्यों में स्थापित हो चुका है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2014 तक सिर्फ 8 CRCs थे और पिछले इन 5-6 सालों में 12 नए CRCs ओपन किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में देवनगर, कर्नाटका, नागपुर महाराष्ट्र और त्रिपुरा, रांची, गोरखपुर, बालंगीर, गंगटोक, पोर्ट ब्लेयर एंड शिलोंग, ये नए 12 हमारे CRCs खोल दिए गए। अब हम योजनाओं पे आते हैं। देखिए, सबसे पहली आवश्यकता किसी दिव्यांग की अगर बात करें अलग अलग कैटेगरी में, तो उसको आवश्यक होती है या तो कृत्रिम अंग या सहायक यंत्र उपकरण। इसके लिए भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसे हम एडिप योजना के नाम से जानते हैं। एडिप योजना के तहत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। इसकी क्या क्राइटेरिया होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके अलावा दिव्यांगजनों को छात्रवृत्ति की योजना है, उसकी डिटेल्स मैं आपको देना चाहूंगा। और साथ ही साथ इसके अलावा नेशनल ट्रस्ट की योजना है, NHFDC की योजना है। अब आपको सबसे पहले यह समझना है, आज मैं आपको एक नई ABCD सिखाता हूं, क्योंकि जब सरकार की कोई भी योजना का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन डॉक्यूमेंट को आपको अगर याद रखना है, ABCD जो अभी तक हमने सीखा था, A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, उसको थोड़ा छोड़ के डिसेबिलिटी के लिए एक नई ABCD आज मैं आपको देना चाह रहा हूं। A फॉर आधार कार्ड, B फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, C फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, D फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, E फॉर इकोनॉमिकल स्टेटस, BPL या APL, F फॉर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट इज अ बैंक पासबुक, एंड G फॉर गार्जियनशिप सर्टिफिकेट। ये सिर्फ उनके लिए जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल 18 साल के ऊपर के हैं। यानी A फॉर आधार कार्ड, B फॉर बर्थ सर्टिफिकेट, C फॉर कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC, ST, OBC, D फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, E फॉर इकोनॉमिक स्टेटस, F फॉर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बैंक पासबुक एंड G फॉर गार्जियनशिप। ये बेसिक डॉक्यूमेंट की तैयारी हमेशा
एक डिसेबल पर्सन को और उसके पेरेंट को अपने साथ रखना चाहिए, सो दैट वो भारत सरकार या राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले सके। अब हम एडीपी योजना की जो मैं बात कर रहा था, उसमें उसको प्राप्त करने का, फायदा लेने का क्या क्राइटेरिया है? एलिजिबिलिटी, भारत का नागरिक हो, 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी हो, मंथली इनकम 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मंथली 15,000 रुपए तक की इनकम वालों को हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट विभिन्न इक्विपमेंट उसको प्रदान करते हैं। जनरली एक बार देने के बाद 3 साल तक उसको कोई इक्विपमेंट नहीं दिया जाता है, दूसरी बार उसको 3 साल बाद ही मिलेगा। अगर आय 15,000 से 20,000 रुपए प्रति माह के बीच में है तो जो उस इक्विपमेंट की कीमत है उसका 50% में हम वो आपको हमारे मंत्रालय से प्रदान करते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आइटम दिए जाते हैं, तो इसके अंदर हम सभी प्रकार की दिव्यांगता, अगर लोकोमोटर डिसेबल है तो उसे मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल है, व्हील चेयर है, क्रचेज है, आर्टिफिशियल लिम्स है, ये नॉर्मल ट्राइसाइकिल है, ये सब प्रोवाइड करते हैं। ये बैटरी ऑपरेटेड जो हमारी व्हील चेयर होती है, इसका एक कंडीशन और होता है, ये हम अभी 37,000 की ये गाड़ी होती है, इसमें 25,000 रुपए का अनुदान मंत्रालय देता है। 12,000 रुपए जो व्यक्ति जिसे चाहिए या तो उसे जमा कराने होते हैं, या सांसद या विधायक निधि या कोई दानदाता संस्था इसको दे सकती है। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया ये है, आज की डेट में हम ये उन्हीं को देते हैं जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है। लेकिन अगर वो मेंटली चैलेंज है, उसको ये गाड़ी नहीं दी जा सकती। ये बैटरी से चलने वाली गाड़ी है, इसमें किसी प्रकार का पेट्रोल डीजल भराने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम बात करें विजुअली इंपेयर्ड की, तो उनको हम स्मार्ट स्टिक देते हैं, जो सड़क पर चलते टाइम यूज करने पर अगर सामने कोई आता है तो वाइब्रेशन करती है, और वाइब्रेशन करने से उन्हें पता लग जाता है कि कोई बाधा है। अगर लो विजन है तो उसे हम मोबाइल फोन देते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो उसकी यूज में आ सकते हैं। ब्रेल राइटिंग इक्विपमेंट हम देते हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट देते हैं, हम डेजी प्लेयर देते हैं। डेजी प्लेयर में कोई भी चीज अगर है तो वो पूरी उसके अंदर जो सॉफ्ट में है, टेक्स्ट है, वो स्पीच में कन्वर्ट होकर उसको सुनाई दे सकती है और वो उसको यूज कर सकता है। हियरिंग इम्पेयर्ड को हम जो कान में लगाने की मशीन है वह देते हैं। साथ ही साथ 0 से 6 साल के बच्चे जो न जन्म से सुनते हैं न बोलते हैं, उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की बहुत अच्छी व्यवस्था भारत सरकार ने पहली बार की है। जो 6 लाख रुपए का कॉक्लियर इम्प्लांट होता है वो पूरी तरह निःशुल्क दिया जाता है। और इन सब के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन एलिम को, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने इस कोरोना के काल में जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है CSS, उनके साथ अभी एक टाई अप हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में हैं। तो किसी को कोई इक्विपमेंट चाहिए तो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अपना नाम रजिस्टर करा देगा। जैसे ही उस शहर में 50 से ज्यादा ऐसे लोग रजिस्टर हो जाएंगे, हमारी एलिम्को की टीम वहां आएगी, उन लोगों का असेसमेंट करेगी और उनको जिस आवश्यकता है वह चीज उन्हें वहां पर मुफ्त प्रदान कर दी जाएगी। ये आर्टिफिशियल लिम्स असिस्टिव डिवाइसेस की मैंने बात की। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि भारत सरकार की 2014 के बाद पहली बार हमने स्कॉलरशिप स्कीम हमारे डिसेबल बच्चों को पढ़ने के लिए चालू की। हमने प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चालू की। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की एलिजिबिलिटी हुई 40% और पेरेंट की इनकम 2.5 लाख रुपए से नहीं होना चाहिए। प्री मैट्रिक में 500 से 800 रुपए महीना मंथली अलाउंस दिया जाता है। साथ ही साथ 1,000 रुपए साल भर का, डिसेबिलिटी अलाउंस 2,000 से 4,000 रुपए साल का महीने तक हम उसको देते हैं। बुक्स अलाउंस में 1,500 रुपए महीना और डिसेबिलिटी अलाउंस 2,000 से 4,000 रुपए महीना हम देते हैं। साथ में पोस्ट मैट्रिक में 1.5 लाख रुपए सालाना तक की उसकी ट्यूशन फीस भी मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। और ये आपको सबको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। scholarships.gov.in वेबसाइट है। ये प्रेजेंटेशन मैंने डॉक्टर साहब से कहा है कि वो सबसे शेयर कर देंगे,
इसमें सारी ये इंफॉर्मेशन है। तो ऑनलाइन आपको करना है, अभी इस साल के लिए पोर्टल खुला हुआ है और मेरा निवेदन है कि जो भी लोग प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक में करना चाहें जरूर आवेदन करें। इसके अलावा हमारी एक स्कॉलरशिप है टॉप क्लास एजुकेशन, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कोर्स के लिए होती है और उसमें 6 लाख रुपए तक की पेरेंट इनकम अगर है तो भी वो एलिजिबल है। उसमें हम ट्यूशन फीस 2 लाख रुपए साल तक देते हैं, मेंटेनेंस अलाउंस 1500 से 3000 रुपए महीना देते हैं, स्पेशल अलाउंस 2000 रुपए महीना देते हैं स्पोर्ट्स के लिए, बुक्स अलाउंस 5000 रुपए साल, कंप्यूटर ग्रांट एक बार पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में 30,000 रुपया और एड्स एंड असिस्टिव डिवाइस ग्रांट 30,000 रुपया साल में एक बार दी जाती है। आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि विदेश जाने के लिए भी भारत सरकार 20 लाख रुपए साल तक की स्कॉलरशिप देती है, जिसमें वीजा फीस, ट्यूशन फीस, एयर टिकट, कंटिजेंसीज ये सब दिया जाता है। एक हमारी एमफिल और पीएचडी करने के लिए नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप है, 25,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप फेलोशिप है, कंटिजेंसीज 10,000 से 25,000 रुपए साल और स्पेशल अलाउंस 2,000 रुपए महीना स्पोर्ट्स के लिए। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, जेई एग्जाम, नीट एग्जाम, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है तो उसकी कोचिंग के लिए भी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को फ्री कोचिंग की सुविधा भारत सरकार की ओर से उपलब्ध है। अब मैं आपको इंश्योरेंस की बात करूं तो इंश्योरेंस में 2 स्कीम्स दिव्यांगों के लिए अवेलेबल है। एक आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस है। दूसरी हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो लोग हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल, ऑटिज्म, डॉक्टर साहब ने जो बात किया था, सेरेब्रल पाल्सी, उनके लिए नेशनल ट्रस्ट की ओर से निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें ना उम्र का बंधन है, 0 से 100 साल, कोई इनकम, कास्ट, एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्री मेडिकल चेकअप की जरूरत नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर्ड है और मात्र 250 से 500 रुपए की प्रीमियम पर 1 लाख रुपए साल का मेडिक्लेम होता है। और यह हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी मेडिक्लेम स्कीम है जिसके अंदर 33,000 का ओपीडी कवरेज। ओपीडी कवरेज मतलब अगर हमारे दिव्यांग भाई को किसी को जो इन 4 कैटेगरी का है नेशनल ट्रस्ट की, अगर बुखार भी आया और वो नॉर्मल डॉक्टर के यहाँ गया, भर्ती नहीं हुआ, डॉक्टर ने 500 रुपया फीस लिया, 1,000 का कोई पैथोलॉजी चेक कराया और 2,000 की मेडिसिन दी, तो ये 3,500 रुपए भी उसको रीएम्बर्समेंट हो जाते हैं। इसके अंदर थेरेपेटिक इंटरवेंशन के लिए भी 10,000 रुपए सालाना, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, वो भी कवरेज हमने दिया हुआ है। और इसका एनरोलमेंट मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये बात खुशी की है कि इस साल हमने हंस फाउंडेशन से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 राज्यों में हंस फाउंडेशन ने सारे लोगों का प्रीमियम देने का पूरा काम एमओयू नेशनल ट्रस्ट से किया है। मध्य प्रदेश के 88,000 बच्चों का इसके अंदर जो नेशनल ट्रस्ट डिसेबिलिटी के हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस होकर उनको कार्ड जारी हो चुके हैं और इसके अंदर कोविड-19 भी कवरेज है। आयुष्मान भारत के बारे में आप सब जानते हैं, ऑनलाइन जाके या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके कोई भी दिव्यांग इसके अंदर अपना पंजीयन कर सकता है। इसमें इनकम लिमिट 3 लाख रुपए है। अब इसके बाद अगर हम आएंगे कि भाई दिव्यांग को बसों में, ट्रेनों में कंसेशन की फैसिलिटी दी गई है। एक बात और बताना चाहूंगा आप सबको कि जब आरपीडी एक्ट आया तो आरपीडी एक्ट में स्कूल एजुकेशन में हमारे सभी दिव्यांगों को 1ली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कूल उनके चॉइस का हो सकता है। राइट टू एजुकेशन के अंदर यह कंडीशन होती है कि पड़ोस का स्कूल, लेकिन आरपीडी एक्ट में लिखा हुआ है स्कूल ऑफ हिज चॉइस, और इसके अंदर माइनॉरिटी स्कूल भी कवर्ड होते हैं। तो ये किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास में एडमिशन लेकर उनको फ्री एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। एजुकेशन के बाद वो स्कॉलरशिप लेकर आगे पढ़ लें। उसके बाद जॉब में 4% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में। साथ ही साथ अगर प्राइवेट कंपनीज किसी दिव्यांग को जॉब देती है तो भारत सरकार 10 साल तक उस दिव्यांग का पीएफ, ईएसआई और ग्रेच्युटी तीनों 10 साल तक उसकी जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है
वो पूरा का पूरा भारत सरकार की ओर से भरा जाता है, ताकि प्राइवेट इंटरप्राइजेस हमारे दिव्यांगजनों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दे सके। इसके साथ अगर दिव्यांग अपना खुद का कुछ काम करना चाहता है तो हमारा नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो 50 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज की दर पर उन्हें बिजनेस करने के लिए प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अभी हमारे मंत्रालय ने हमारे दिव्यांगों को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी में हो, चाहे अन्य किसी चीज में अगर वो एक्सेल करते हैं, तो उनके लिए एक नेशनल फंड स्कीम है, जिसके तहत उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें फंडिंग किया जाता है, जिसमें उनको अगर फॉरेन जा रहे हैं तो फ्लाइट टिकट, पर डे का खर्चा, ये सब चीजें उन्हें प्रदान की जाती है। साथ ही साथ इसी नेशनल फंड में अगर कोई बहुत क्रिटिकल दिव्यांग है, जैसे मैं सीपी के बच्चों की बात करूं डॉक्टर साहब, तो सीपी के बच्चों को कई बार ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना और ये सब करना पेरेंट के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन इस योजना में वो इसका भी लाभ ले सकता है। 1 लाख रुपए तक का इस प्रकार की सहायता ऐसे जो हमारे सीवियर डिसेबल्ड हैं उनको देने का प्रावधान नेशनल फंड स्कीम में हमने किया है। साथ ही साथ दिव्यांगों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, मेला आदि लगाने के लिए इस नेशनल फंड स्कीम में हम उनको भी प्रमोट करते हैं। कोई कल्चरल एक्टिविटी अगर इनके लिए कराना चाहते हैं उसको भी फंडिंग इसमें होती है। साथ ही हमारी एक अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम की स्कीम है, जिसमें समाज को जागरूक करने के लिए अगर अवेयरनेस जनरेशन के प्रोग्राम्स आप करते हैं तो वो भी फंडिंग भारत सरकार द्वारा की जाती है और उस फंडिंग में कोई लिमिट नहीं है। इस प्रकार से भारत सरकार ने, जैसा मैंने कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी योजनाएं हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए बनाई हैं। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं का हम लोग जितना लाभ ले सकते हैं उतना लाभ हम सबको लेना है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम यही होती है कि लोग को ये योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, और जानकारी के अभाव में या कई बार मन में यह मिथ होता है कि सरकारी योजना हम तक मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं आप सबको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं, अब सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है डिजिटल इंडिया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत भी दिव्यांगजन अधिकार का जो हमारा विभाग है उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन किया हुआ है। आप सारी एप्लीकेशन, चाहे स्कॉलरशिप की हो, चाहे निरामय की हो, चाहे आयुष्मान की हो, अन्य किसी योजना की, सब ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और उन योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। मैंने बहुत ब्रॉडली सारी योजनाओं के बारे में आपको बताया है और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी धन्यवाद सर। पंकज जी, आपने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कुछ 1-2 प्रश्न हैं जो लूंगा, उसके पहले मैं अपने अध्यक्ष जी की तरफ जाता हूं। तो हमारा जो एक दायित्व होता है कि अपने वक्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करें। अटल जी की ये पंक्तियां इस समय सार्थक नजर आती हैं कि बाधाएं आती हैं आते, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, हंसते हंसते यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आपका सहयोग है, डॉक्टर जफर साहब का सहयोग है और सीसीएफ है, चूंकि इसमें सभी बाल कल्याण समिति के सदस्य जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूं कि आज लगभग पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उड़ीसा से जुड़े हैं, दिल्ली से जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े हैं। तो हम सबके लिए जब कभी हमारे पास समिति में ऐसे बच्चे आते हैं तो क्या गाइडलाइन हो सकती है, कैसे हम ये इन बच्चों को बेहतर सुविधाओं के लिए इनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो प्रेजेंटेशन आपने भेजा है वो तो मैं शेयर करूंगा ही, कोई प्रोटोकॉल टाइप की कोई चीज हो तो वो भी शेयर करिए, हमारे लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। और अब मैं अपने फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। हम बहुत लंबे समय से वेबिनार की श्रृंखला को चला रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस तरह की हर एक जानकारी के साथ
और जिस तरह का आपने एक पूरी के पूरे वेबिनार को एक नए स्वरूप में आज पेश किया है, इस पर सब लोगों के सुझाव भी ले लिए जाएंगे। हम इस तरह से भी इसको आगे कर सकते हैं और एक इंटरेक्टिव सेशन के रूप में ये सब चलेगा, तो मुझे लगता है और भी अच्छा रहेगा। हमने बच्चों से संबंधित जितने भी विषय हैं, बच्चों से संबंधित जितने पहलू हैं, हर एक पहलू को हम छूने का प्रयास करते हैं और मैं आदरणीय कृपा शंकर जी को इसके लिए बधाई दूंगा कि उस क्षेत्र की जो टॉप अपने क्षेत्र के जो लोग हैं वो सब इस मंच पर आकर के अपने विचार को रखते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। आज डॉक्टर जफर मिनाई साहब ने हम सबके बीच में, मुझे लगता है, उन समस्याओं को रखा है जिनको कभी सोचते तो हैं लेकिन कोई समाधान नहीं दिखता है। हम उन परिवारों में उन बच्चों को देखते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं दिखता, हम कर क्या सकते हैं। तो केवल एक मौठों की संवेदना तक दिख जाती थी। मुझे लगता है आज के इस चर्चा के बाद हम कुछ करने की स्थिति में रहेंगे, तो इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर जफर मिनाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इतने अच्छे विषय पर हम लोगों को बहुत गहराई से जानकारियां दी। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय पंकज मारू जी को। पंकज जी के बारे में हम लोग सुनते रहते थे, एक इस क्षेत्र के अपने आप में एक बहुत बड़े हस्ताक्षर है वो, और मैं कहूँ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी वो बहुत काम करते हैं। मैंने बहुत पहले देखा था, हमारे यहाँ शिवपुरी में एक मंगलम करके संस्था है जो कृत्रिम अंगों को बनाने का काम करती है। मैं कभी पंकज जी से आग्रह करूंगा और उनका शिवपुरी या भोपाल आना होगा तो मैं चाहूंगा एक बार वो देखें, बहुत अच्छा काम करती हैं। और अगर मुझे लगता है थोड़ा भी उसमें कोई सरकार की योजना या पंकज जी की एक नजर उस पर पड़ जाएगी तो हो सकता है मध्य प्रदेश का एक बहुत अच्छा संस्थान के रूप में वो हो जाए। तो मैं आज के इस आग्रह में डॉक्टर अजय खेमरिया जी जो कि शिवपुरी के हैं और वो मंगलम के पदाधिकारी भी हैं, हम डॉक्टर खेमरिया जी की तरफ से आदरणीय पंकज जी आपको आमंत्रित करता हूं, कभी आप शिवपुरी पधारें और इस श्रृंखला को हम बहुत आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं कहूं कि धन्यवाद तो एक औपचारिकता है, हम सभी लोग उसी फील्ड से जुड़े हैं और हर पल हर क्षण यही सोचते हैं कि ईश्वर आपने हमें जो मनुष्य के रूप में यहाँ भेजा है, अगर हम दूसरों की सेवा कर सकें तो शायद यह मनुष्य के रूप में भेजना सफल होगा, और जिस उद्देश्य से ईश्वर आपने भेजा हमने उस उद्देश्य को पहचाना है। तो मैं इस मंच से परमपिता परमात्मा से आग्रह करता हूं हम सभी के मन में या इस तरह की भावना को जगाए जो केवल ओंठों की संवेदना तक नहीं, हम उसको कुछ कर सकें और उसके जीवन में एक पुनर्वास जैसे हो रही है, ऐसी कोई विशेषता को, ऐसी कोई सहयोग को हम बढ़ा सकें। मुझे लगता है तो आज का वेबिनार बहुत सफल होगा और आपकी जो जानकारियां हैं, ये जानकारी हम सब लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं जीवन में एक बहुत बड़ा आयाम या मील के पत्थर के रूप में साबित होंगी। तो मैं आज आदरणीय पंकज जी को और आदरणीय डॉक्टर जफर मिनाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और हम सब लोग मिल करके बच्चों के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे की कार्रवाई डॉक्टर कृपा शंकर जी आप आगे बढ़ें। जी धन्यवाद सर। बहुत एक प्रश्न आया है, अभी मैं कुछ जो प्रश्न मेरे पास आए हैं वो लूंगा, उसके बाद इस सत्र को मैं ओपन करूंगा। जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना माइक अनम्यूट करेंगे और मैं यहाँ से उनको नाम लेकर के बुलाऊंगा। बच्चों में मेंटल डिसऑर्डर के प्रारंभिक लक्षण किस आयु में समझ आने लगते हैं? उसके पश्चात पालक को क्या कदम उठाना चाहिए? इस तरह के बच्चों के लिए क्या पेरेंट्स स्वयं फिजियोथेरेपी दे सकते हैं? डॉक्टर जफर से प्रश्न है, देवदत्त जी हैं हमारे सहयोगी, उनका प्रश्न है। डॉक्टर जफर मिनाई जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद कृपा जी। पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि बच्चों का व्यवहारिक जहां तक की हम बात करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि जो न्यूनेटल पीरियड है यानी पहला माह जी और उसका भी पहला हफ्ता, उसमें आप बिहेवियर असेसमेंट स्केल द्वारा बच्चों में आगे आने वाली समस्याओं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो बच्चा 24 घंटे तक के NICU में नहीं रो रहा है, नहीं हिल रहा है, खुद से दूध नहीं पी पा रहा है, यानी ऐसे कई बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसका एक नेपी स्कोर होता है, उसके बेसिस पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो अर्लीस्ट हो गया। लेकिन अगर मैं एक आम व्यवहारिक उसमें बोलूं तो आई थिंक मैंने अपने सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि जो बच्चे 2 माह पे माँ को देख के नहीं हंस रहे हैं या
गर्दन नहीं संभाल पा रहे हैं, 8 माह पे नहीं बैठ पा रहे हैं, या 12 माह पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, या 1 साल पे 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, तो आई थिंक ये अर्लीस्ट पॉइंट है जिसपे अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और उससे रिलेटेड जो असेसमेंट्स हैं, जो टीम रिक्वायर्ड है, मैंने बार बार बोला और पंकज जी ने उस चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया। मैंने जानबूझ के रिहेबिलिटेशन वाला पार्ट, क्योंकि पंकज जी इस मेरे साथ यहाँ उस पे थे, तो मैं उनके डोमेन में बिल्कुल जाने की वो नहीं करता, और मैंने इसलिए अपना पूरा जो टॉक है वो अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पे फोकस रखा और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम पे रखा। तो आई थिंक ये आंसर उनका। क्या फिजियोथेरेपी ऐसे बच्चों को पेरेंट्स दे सकते हैं? देखिए, मेरा हमेशा कहना होता है कि पहली गाइडेंस प्रॉपर थेरेपिस्ट से लेना चाहिए जी। उसका एक छोटा सा कारण बता रहा हूँ। जैसे एक 6 माह का बच्चा अगर अपने पाँव पे वजन नहीं लेता है, जी। तो ये इवन उसका एक कंडीशन होती है डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, ये उसका अर्लीस्ट साइन हो सकता है। अब यदि अगर इस बच्चे की कोई भी घर पे थेरेपी स्टार्ट कर दी जाए बिना प्रॉपर गाइडेंस के, तो आगे के लिए उसके कूल्हे की हड्डी हमेशा के लिए खराब हो सकती है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं। मेरा हमेशा कहना होता है कि पेरेंट्स हमेशा जिस थेरेपिस्ट के पास जाएं उससे सीख के आए, क्योंकि कोई थेरेपिस्ट भी मोर पंखी की झाड़ू नहीं घुमाएगा जिससे सब ठीक हो जाता है। आपको वो मेहनत करना होगी ताकि ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स मिल सके और बच्चा उन क्रियाओं को सीख सके, या ब्रेन के वो साइनेप्टोजेनेसिस डेवलप हो सके जिससे कि वो क्रिया बच्चा आगे चल के सीख पाएगा। एक और प्रश्न है, आई थिंक ये पंकज सर से है, कि ऐसे बच्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की क्या फैसिलिटी है? जी। और ऐसा देखा जाता है जॉब डिस्क्रिमिनेशन होता है इन बच्चों के साथ, तो ऐसा कानून में क्या प्रावधान है कि इनके साथ जॉब डिस्क्रिमिनेशन ना हो? जहां तक इंश्योरेंस का सवाल है, मैंने जैसा बताया हमारी 2 इंश्योरेंस की स्कीम है। पहली स्कीम आयुष्मान भारत और जिसमें 5 लाख का कवरेज है, लेकिन आयुष्मान भारत सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए होती है, और इसलिए जब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीपी, ऑटिज्म और मल्टीपल डिसेबल की बात करते हैं जो नेशनल ट्रस्ट डील करता है, उसमें हमारी निरामय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वो 1 लाख रुपए का कवरेज करती है। उसमें ओपीडी कवरेज है किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में, क्योंकि आयुष्मान भारत में तो आपको एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाना होता है, यहाँ नॉर्मल क्लिनिक में जाकर भी इलाज ले सकता है, थेरेपी ले सकता है और उसका इलाज हो सकता है। और ये पर्टिकुलरली नेशनल ट्रस्ट के डिसेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी सुविधा है और इसमें बहुत अच्छा क्लेम लोग ले पा रहे हैं। जहां तक सवाल जॉब डिस्क्रिमिनेशन, तो आरपीडी एक्ट बहुत क्लियर है उसका। अगर आप प्रस्तावना देखेंगे तो आरपीडी एक्ट जो यूएनसीआरपीडी का जो बेस है उस पर बना हुआ है, और उसका पहला बेस ही यह है कि दिव्यांग जनों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया है कि इवन प्रमोशन के अंदर भी हमारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर कि वह दिव्यांग है नहीं किया जा सकता। कानूनन उनको पूरा अधिकार है, इसलिए कहीं भी अगर जॉब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके बारे में दिव्यांगजनों को 2 प्लेटफॉर्म है। अगर वो राज्य स्तर का है तो राज्य डिसेबिलिटी कमिश्नर, और अगर वो केंद्र का सरकार का है तो सीसीपीडीसी कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को इसके बारे में अवगत कराए, वो इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। जी, एक और प्रश्न है सर आपसे ही है कि जो बच्चे संस्थाओं में रह रहे हैं, क्या ये सारी स्कीम उनको भी मिलेगी? जी, ये इस प्रकार का किसी भी स्कीम में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। अगर निरामय स्कीम है और कोई बच्चा किसी संस्थान में रह रहा है तो उसे भी निरामय स्कीम की पात्रता है, आयुष्मान भारत की पात्रता है, स्कॉलरशिप स्कीम की पात्रता है, नेशनल फंड स्कीम की पात्रता है, यानी सब पात्रताएं सभी को। जी, अच्छा, आपसे ये एक प्रश्न है सर, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाए जिला स्तर पर, और कैसे प्राप्त किया जाए? इसमें काफी परेशानियां आती हैं, प्रमाण पत्र मिलता नहीं है। देखिए, दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के लिए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था लोक सेवा गारंटी अधिनियम में की हुई है कि आप लोक सेवा गारंटी में जाके आवेदन करें।
और आपके पास एक SMS आएगा और विद इन 30 डेज उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनना है। अगर नहीं बनेगा तो जो कंसर्न ऑफिशियल है उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। इसी प्रकार अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में ये प्रावधान बहुत स्पष्ट है कि 30 दिन के अंदर अंदर उसे ये सर्टिफिकेट बनाना है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार ने UDID, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड पोर्टल के रूप में स्वावलंबन कार्ड.gov.in बनाया हुआ है और आप इस पोर्टल पर जाकर दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और जब आप आवेदन करेंगे तो जिले का जो जिला अस्पताल है वो उसके पास जाता है, वहां से आपको एक मैसेज आएगा, उस दिन आपको जाके असेसमेंट कराना है और वह प्रमाण पत्र आपको जारी होगा। कानूनन 30 दिन में जिला दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का जो मेडिकल बोर्ड है उसको वो प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है। अगर वो नहीं करता है तो उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया है, इसलिए उस कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। लोकेन शर्मा जी का एक प्रश्न है, आई एम नॉट श्योर कि आई थिंक पंकज सर इसका जवाब आपको देना होगा। विक्षिप्त माताओं के स्वास्थ्य बच्चों को लीगल फ्री करने के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है? ये एक JJ एक्ट से संबंधित प्रश्न है, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और नहीं तो हम छोड़ सकते हैं इस प्रश्न को। लीगल फ्री की क्या क्राइटेरिया? देखिए, मैं दिव्यांगजन के बारे में बता सकता हूँ कि अगर मुझे लग रहा था जी हम छोड़ते हैं इस प्रश्न को। हमारे साथ डॉक्टर अजय खेमरिया जुड़े हुए हैं शिवपुरी से, वो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। डॉक्टर खेमरिया, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मेरा सवाल डॉक्टर मारू साहब से था। जी। अभी आपने सर बताया कि मध्य प्रदेश में ये जो DDRC है, ये इनके माध्यम से हम एडिप योजना के तहत जो दिव्यांग लोग हैं उनको उपलब्ध कराते हैं सहायक उपकरण। मेरी आवाज मिल रही सर? तो सर मेरा निवेदन ये था कि जो DDRC यहाँ चलती है उसके संचालन से हम लोग जुड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा जी भी उस संस्था के संरक्षक हैं। तो जो DDRC को एडिप योजना के तहत जो 6 लाख रुपए का अनुदान मिलता है सहायक उपकरणों के लिए, वो पिछले 4 साल से हमारे यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। कलेक्टर शिवपुरी कलेक्टर जो हैं वो उसको अप्रूव नहीं करते हैं कि सामान कहाँ से खरीदना है। कभी उनकी दिक्कत ये है कि एलिमको से खरीदेंगे, कभी वो कहते हैं कि जो हमारे रजिस्टर्ड सप्लायर हैं सामाजिक न्याय विभाग वहां से खरीदेंगे। इसी को लेकर के पिछले 3 साल से हमारी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, एक चीज। दूसरा, अभी आपने बताया सर कि 3 साल का नियम है। एक दिव्यांग को अगर हम कोई सहायक उपकरण या व्हील चेयर कुछ भी देते हैं तो उसे 3 साल तक नहीं दिया जा सकता, लेकिन मध्य प्रदेश में लिखित में इस तरह के आदेश सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए हैं कि 5 साल से पहले नहीं देते हैं। हमारे यहाँ तमाम 20 मामले इस तरीके के आते हैं कि इनकी साइकिल टूट गई है या ट्राइसाइकिल है, बैसाखी है, बिल्कुल जर्जर हो गई हैं, लेकिन हम उनको इसलिए नहीं दिलवा पाते क्योंकि उन्होंने नियम बना रखा है कि 5 साल से पहले हम नहीं देंगे। एक और महत्वपूर्ण जो विसंगति है इसमें, आपने जो बताया कि 15 से 20 हजार रुपए की आय होना चाहिए। हमारे यहाँ लिखित में इस तरह के आदेश जारी करें उप संचालक सामाजिक न्याय ने कि केवल जो BPL कार्ड होल्डर है उन्हीं को इस तरह के सहायक उपकरण दिए जाएंगे। तो इन सभी जो विसंगतिपूर्ण जो आदेश हैं इस तरीके के, उनसे स्थिति ये है कि मेरे अकेले शिवपुरी जिले में लगभग 2000 की बैकलॉग है ऐसे लोगों का जिनको सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, और वो हर मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई होती है, उसमें घिसटते हुए आते हैं। और जब हम हमने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए अजय जी, मैं आपको 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। संविधानिक परिस्थितियां क्या है? डिसेबिलिटी बेसिकली राज्य का सब्जेक्ट है और इसमें राज्य और केंद्र दोनों की अपनी अपनी योजनाएं हैं। जहां तक मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकती है, लेकिन अगर आपके यहाँ इस तरह के हितग्राही हैं जिनको ये उपकरण नहीं मिल रहे हैं और अगर उन्हें 3 साल हुआ है और एडिप योजना के तहत अगर आप उनको दिलवाना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक सूची बनाएं
और उस सूची को मुझे शेयर करें। मैं एडिप योजना के तहत आपके यहाँ के जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको हम ये सारे उपकरण दिलवाने का निश्चित उन्हें मिलेंगे, क्योंकि वो हमारी एडिप योजना में एलिजिबल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने डीडीआरसी के बारे में बताया। डीडीआरसी का 2 सालों से हमने चीजों को परिवर्तित किया है। हमारी नई योजना के तहत हमने सैलरी 2.5 गुना कर दी है। साथ ही साथ जो आपको सामान चाहिए वो सामान के लिए आप एडिप योजना के तहत कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, हितग्राहियों की सूची देकर। क्राइटेरिया में बता चुका हूं, अगर वो उस क्राइटेरिया में है तो उनको वो सामान दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई। और वो सामान एडिप योजना में हम एलिम्को से देते हैं, क्योंकि एलिम्को भारत सरकार का ही हमारे विभाग का उपकरण जी। अमित जी मुरैना से जुड़े हुए। अमित जैन साहब, आपका कुछ प्रश्न है, पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज जी आ रही है, बोलिए, प्रश्न कीजिए। बोलिए अमित जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, हाँ चलिए, अमित जी की आवाज नहीं आ रही शायद हम। जी अमित जी, माइक अब हो गया। अभी आवाज आ रही है? जी। हम सब लोग यहाँ ज्यादातर लोग CWC से जुड़े हैं और CWC के सामने एक व्यवहारिक समस्या यह आती है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं और उनके घर में कोई मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चा है या ऑटिज्म का शिकार है या और किसी दूसरी विकलांगता से पीड़ित है, तो वो इन बच्चों को सरेंडर करना चाहते हैं। ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण समस्या हम सबके समक्ष आती है। तो ऐसी स्थिति में विशेष गृह हमारे जिलों में या संभागों में नहीं है, और प्रदेश में जो विशेष गृह हैं वो या तो ओवर क्राउडेड है या वहाँ सीट्स लिमिटेड है या वहां पर बच्चे रिहेबिलिटेट। ऐसी स्थिति में हम उन बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं के माध्यम से कि हम उन बच्चों को जिससे वो माता पिता सरेंडर करना चाहते हैं तो उन बच्चों को हम ले सकें और किन्हीं छात्रावासों अथवा आश्रमों में हम उनका रिहेबिलिटेशन कर सकें। अभी तो ये भी हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जो विद्यालय भी चल रहे थे, छात्रावास भी चल रहे थे दिव्यांगता के, वो भी बंद करने के आदेश सरकार ने दिए हैं और यहाँ जो हमने फिट फैसिलिटी किए हुए थे वो छात्रावास भी बंद हो गए हैं। तो ये मेरा एक प्रश्न है और बहुत बड़ी एक चुनौती है कि हम इन बच्चों को कैसे रिहेबिलिटेट कर पाए। थैंक यू। जी, जो आपने CWSN की समस्या बताई, अभी 4 दिन पूर्व ही मेरे संज्ञान में यह विषय लाया गया था और मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि यह विषय मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत साहब से डिस्कस करके, क्योंकि इसमें 60% जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत फंडिंग होती थी वह केंद्र सरकार द्वारा होती है और 40% राज्य सरकार द्वारा की जाती है। माननीय गहलोत साहब ने आश्वस्त किया है कि वह HRD मिनिस्टर से इस संबंध में चर्चा करके क्योंकि 3000 बच्चे मध्य प्रदेश के लगभग 60 CWSN है और हर एक में 50 बच्चे हैं, तो 3000 बच्चों का भविष्य दांव पे है जो 1ली से 8वीं तक अध्ययनरत हैं। मैं स्वयं अपने स्तर पर और डिसेबिलिटी कमिश्नर संदीप रजक साहब से भी मेरी चर्चा हुई, वो भी अपने स्तर पर इस पर चर्चा कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। जहां तक सवाल आपने उठाया कि बच्चों को सरेंडर करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय न्यास जो इन 4 कैटेगरी के लिए काम करता है मानसिक दिव्यांग के लिए, उनकी 4 योजनाएं दिशा, विकास, समर्थ और घरौंदा। अब इसमें 2 प्रकार के केस होते हैं। दिशा और विकास हमारे डे केयर सेंटर होते हैं जो हम राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से चलाते हैं। मैंने कृपाशंकर जी को आज सुबह ही उन्होंने मुझसे कहा था कि मध्य प्रदेश के जो भी इस प्रकार के सेंटर जहां जहां चल रहे हैं, दिशा और विकास में डे केयर सेंटर हैं और समर्थ और घरौंदा हमारे हॉस्टल हैं। मैं वो सूचियां उनके साथ शेयर कर दूंगा। वैसे राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे ये कंप्लीट डिटेल के साथ कि ये किन किन जिलों में किस जगह में ये संचालित है वह आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी कई ऐसी NGOs हैं जिनको हम DDRS, दीनदयाल रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत हमारे 9 प्रोजेक्ट चलते हैं, जिसमें स्पेशल स्कूल, विभिन्न प्रकार की जो डिसेबिलिटियां हैं, चाहे वो
इंटेलेक्चुअल डिसेबल के लिए हो, हियरिंग के लिए हो, ब्लाइंड के लिए हो, उनको भी भारत सरकार की ओर से फंडिंग किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। अर्ली इंटरवेंशन के लिए भी फंडिंग करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए 2 फैसिलिटी है कि वो जब काम पे जाए तब बच्चों को वहां छोड़ दे। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का घोर विरोधी हूं कि बच्चों को परमानेंटली हॉस्टल में छोड़ दिया जाए अनटिल एंड अनलेस कि वो बहुत सीवियर कैटेगरी के ना हो। हमारा उद्देश्य होना चाहिए इंक्लूसिव समाज, जहां पे बच्चा समाज के साथ बढ़े। हम अभी मैं CBID की जो बात है, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हम वो करिकुलम भी ला रहे हैं जिसकी परिकल्पना यही है कि इंक्लूसिव समाज हो, समाज के रिसोर्सेस का यूज हो और समाज उस बच्चे को एक्सेप्ट करे। अगर हॉस्टल में डाल दिया तो वह सर्व सुविधा युक्त एक जेल है जहां पर वो बच्चा समाज से कट ऑफ हो जाएगा और पेरेंट भी उसको इवन त्योहारों पर भी आकर नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को डिस्करेज करने की आवश्यकता है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा डिसेबल है, जो बेड रिडन है, उनकी बात समझ में आती है, लेकिन सभी डिसेबल्ड को हम इस प्रकार के हॉस्टल में ना डालें तो शायद हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बेहतर परिकल्पना कर पाएंगे। जी, विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे, आप बोलेंगे? माइक अपना ओपन करके कोई भी आप प्रश्न पूछ सकता है। जिन्होंने सबसे पहले डॉक्टर मीनाई साहब से प्रश्न पूछना था उनका हो गया? हाँ, नहीं उनका नहीं हुआ सर, आप अपनी बात रखिए। एक बार उनको भी चांस देना आप। जी नहीं, भाई रहा था मैं। अब ये ओपन सत्र है, जिसको भी प्रश्न पूछना है अपना अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हेलो जी बोलिए। हेलो, नमस्ते जी। महाराष्ट्र मुंबई से सुचिता मैम बोल रही हूँ। मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है। मैं पंकज सर से पूछना चाहती हूँ कि स्कॉलरशिप के बारे में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन जानकारी दी वो वॉइस ब्रेकिंग की वजह से हम ठीक से सुन नहीं पाए, तो प्लीज वो रिपीट कर सकते हैं क्या? और दूसरी बात कि ये डिटेल में मतलब इन्फॉर्मेशन कोई वेबसाइट वगैरह है क्या उसके लिए, जानकारी के लिए रिगार्डिंग PWD स्कॉलरशिप? एक वेबसाइट है, वेबसाइट का एड्रेस बड़ा सिंपल है, scholarships.gov, गवर्नमेंट का gov.in, scholarships.gov.in पे जाइएगा। वहां पे डिसेबिलिटी की जो स्कॉलरशिप है उस पर क्लिक करिएगा। मैं ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी कृपाल शंकर सर के साथ शेयर किया हूं। मैं निवेदन करूंगा कि वो सबके साथ शेयर कर दें, क्योंकि उसमें सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है और इस वेबसाइट पे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सुचिता जी आप अपना नंबर बोलें, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सारी डिटेल। यस सर जी। 99 जी 69 जी 50 जी 33 जी 73। ठीक है। शुभांगी साहू जी सर नमस्कार। सर नमस्कार टू ऑल। मैं सुभागिनी साहू फ्रॉम उड़ीसा भुवनेश्वर। सर मेरे को पूछना था, जो हमारा जो सीवियर प्रोफाउंड एडल्ट डॉक्टर्स, इन लोग के लिए क्या फैसिलिटी है गवर्नमेंट का तरफ से या कोई इनिशिएटिव तरफ से? ये बच्चों के लिए हमारा पेरेंट्स से नुकसान होते हैं, पेरेंट्स ये टॉर्चर होता है, जो ये बच्चों को कोई कुछ फैसिलिटी नहीं देते हैं। हम पेरेंट्स भी ट्रेनिंग ठीक से नहीं ले पाते हैं, या क्या ट्रेनिंग पेरेंट्स ट्रेनिंग भी जरूरी है या कुछ फैसिलिटी है? कुछ बताइएगा सर। हमारे यहाँ बच्चा घर में पढ़ना रहते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है और पेरेंट्स भी ठीक ट्रेनिंग भी नहीं लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के लिए जरूरी है सर। कुछ मेरा सवाल यही है, कुछ फैसिलिटी है क्या गवर्नमेंट का तरफ से? मारू सर को भी पूछिए, कुछ हमको सजेशन मिलेगा। देखिए, पेरेंट्स के लिए भी हमारे जितने नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो मैंने आपको बताए, अलग अलग डिसेबिलिटी के हमारे जितने नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे लगातार पेरेंट्स की ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स, हमारे पूरे साल भर का कैलेंडर उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। आप उन जो दिव्यांग जिस तरह का बच्चा है, वो उस जो हमारी डिसेबिलिटी का नेशनल इंस्टीट्यूट है
उसकी वेबसाइट पे जाके उस कैलेंडर को देखिए, वहां पर रहने की भी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था और ट्रेनिंग की व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर आप बच्चे के नाम पे कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी NHFDC की तरफ से मैंने जैसा बताया 50 लाख रुपए तक का लोन 4 से 5% ब्याज की दर पर उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। और अगर बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है तो उसके माता पिता को वह लोन उसके नाम पे बिजनेस करने के लिए भी दिया जाता है। तो सरकार की ये सारी योजनाएं हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और अगर आपके यहाँ नगर पालिका नगर निगम है, उसने कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, उसमें आपको दुकान चाहिए तो 5% रिजर्वेशन दिव्यांगों के लिए हर जगह है। एग्रीकल्चर लैंड सरकार से लेने के लिए 5% लैंड एलोकेशन में आपको रिजर्वेशन दिया गया है। तो सरकार की तरफ से हर चीज के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। आवश्यकता है आपको अपने जिले में जो सामाजिक न्याय विभाग या दिव्यांगजन विभाग है उससे संपर्क करके उन योजनाओं का लाभ आप जरूर लें। जी हाँ, हमारे साथ CWC दिल्ली से जुड़ी हुई हैं स्वाति जी। स्वाति रॉय जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नमस्ते सबको। बीच में एक प्रश्न आया था जिसमें पूछा गया था कि अगर मदर जो है वो मेंटली रिटार्डेड है बच्चे की तो उसको लीगली फ्री कर सकते हैं कि नहीं। हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का सेक्शन 38 सब सेक्शन 3 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। मैं आप सबकी सुविधा के लिए ये चीज एक बार पढ़ देती हूँ। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ for the time being in force, a child of mentally retarded parents, इसमें दोनों पेरेंट्स के बारे में कहा गया है, mentally retarded parents or an unwanted child of victim of sexual assault, यानी कि रेप से जो चाइल्ड उत्पन्न होते हैं, such child may be declared legally free for adoption by the committee by following the procedure of this act। ऐसा एक केस हमारे सामने आया भी था जिसमें जो मदर थी वो एक ओल्ड एज होम में रह रही थी और अपने साथ 2 छोटे-छोटे बच्चों को उसने रख रखा था। तो उन दोनों को रेस्क्यू करके हमारे सामने प्रोड्यूस किया गया। ये मैटर हमने डिस्कस किया अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे, फिर हमने इस सेक्शन को यूज करते हुए उन बच्चों को लीगली फ्री डिक्लेयर किया। तो ये लीगली मेंटली रिटार्डेड पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं या सेक्शुअल असॉल्ट से जो उत्पन्न हुए बच्चे होते हैं उनको हम लीगली फ्री कर सकते हैं अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। जी थैंक यू वेरी मच। इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती यही है कि कोई भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहता है, विशेषज्ञों की कमी नहीं है इस प्लेटफॉर्म में। अगर कोई और प्रश्न किसी को पूछना है तो पूछे, नहीं तो अब हम समापन की तरफ बढ़े इस कार्य आज के इस वेबिनार के। जी सर, बांका से बोल रहे हैं। जी सर, स्वागत है जी। एक प्रश्न है, बांका स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी में 5 बरस की एक बच्ची है जी और वह बोल नहीं पाती है, कमर से भी विकलांग है, खड़ी नहीं हो पाती है और सूंघती है और गाय लोग उसको खिलाती है। क्या वह स्वस्थ हो सकती है, बोल सकती है और कमर से खड़ा होकर के चल सकती है? ऐसा कोई उपाय है, ऐसा कोई इक्विपमेंट है? ये डॉक्टर साहब के लिए भी और जो बताए सब योजनाओं दोनों के लिए प्रश्न है। जी डॉक्टर जफर सर, आपके लिए प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी इस तरह की स्थिति में हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक होता है और आपने जो मुझे चीजें बोली अभी मैं इससे ये नहीं बता सकता कि क्या जो आपने बताया वो पीठ के नीचे डायप्लेजिक सीपी है या रीढ़ की हड्डी की किसी समस्या के कारण उसका शरीर का नीचे का भाग, क्योंकि एक कारण नहीं होता इन बच्चों में। तो पहली जो चीज है वो ये है कि उसका एक प्रॉपर वर्कअप होना आवश्यक है, उसकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री पता होना आवश्यक है किसी भी इस तरह की स्थिति के उसके आकलन करने के लिए। तीसरी चीज ये है कि जो आपके वहां पे उपलब्ध कोई भी विषय विशेषज्ञ हैं, आप उनको एक बार उस बच्चे को दिखाएं। आमतौर से अगर जो चीज आप बता रहे हैं अगर उस पर कोई सर्जिकल करेक्शन पॉसिबल हो सकता होगा तो वो आवश्यक है।
पर एक बात समझे, इसमें कोई भी चीज अगर वो बच्ची बोल पाती है, उसके हाथ काम करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो उसकी क्षमता है उस पे तो हमें तुरंत मेहनत करते रहना है। बोल नहीं पाती है, इशारा देती है, हंसती है, समझती है, तो बोल नहीं पाती है, चल नहीं पाती। जो भी उसके स्ट्रेंथ्स हैं उस पे हमको वर्क करने की आवश्यकता है, और साइमल्टेनियसली जो उसके डेफिसिट्स हैं उनको वर्कअप करने की आवश्यकता है। कहाँ करें, कहाँ भेजें, अगर नहीं बोल पाते, हेलो जी हाँ, उनको कहाँ भेजें, किस जगह दिखलाने के लिए भेजें? आपके यहाँ अगर डीडीआरसी है तो आप डीडीआरसी में दिखा सकते हैं। डीडीआरसी बंद है, 10 वर्ष से डीडीआरसी बंद है। वहां पे जो बच्चों से रिलेटेड अगर कोई चाइल्ड डेवलपमेंट का सेंटर है आप उसमें दिखा सकते हैं। आपने कहाँ का बताया, आप कहाँ पे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बिहार बांका। डॉक्टर साहब, हम आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज कर सकते हैं क्या उनके साथ? एटलीस्ट बिहार में निर्तार का जैसा बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूट का, मेरे हिसाब से निर्तार में बहुत एडवांस फैसिलिटीज हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं कटक में, कटक बोलो पटना में, तो बिहार में, तो आप उनको कटक और या बिहार में निर्तार में दिखा सकते हैं। बिहार में कहाँ? पटना, बिहार में हमारा अपोजिट सेंटर और निर्माण हमारा कटक है। हाँ, कटक है, इसलिए मैंने कटक का ही बोल के फिर मैं इसलिए चुप हो गया था कि वो कटक में, आई एम सॉरी, बट डेफिनेटली बिहार में आप उसको किसी भी मेजर मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में चाइल्ड। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर जफर, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं उनका प्रश्न सुनने की कोशिश कर रहा था, उनकी आवाज म्यूट हो गई है। जी जी, मैं बेहतर होगा, मैं बिल्कुल वीडियो कॉल पे उस बच्चे को देख के कुछ बेसिक गाइडेंस और गाइडलाइंस 100% उन्हें प्रोवाइड कर दूं। जी सर, जी सर, मैं आई अरेंज विद यू। कृपाशंकर जी, इसमें 2 काम करना चाहिए जी। इस केस को हम लोग आज के वेबिनार में कोई स्पेशल केस मान करके हम ये जो बांका से सर बोल रहे हैं, ये एक उसके बारे में जानकारी लिख करके आदरणीय पंकज जी को भेजें, और उस राज्य का जो डिसेबल्ड कमिश्नर है उसको भेज दें, और दूसरा डॉक्टर साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा करके हम लोग प्रयास करेंगे इस पर्टिकुलर रिस्क केस को किसी ना किसी तरह से एक अच्छी फैसिलिटी दिलाने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है पंकज जी हम सबके बीच में हैं, तो एक इनिशिएटिव हो जाएगा वो। जी जी, बिल्कुल सर, मैं इनके साथ लेकर के। पंकज जी, आप बिहार का बोल रहे थे, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर साहब, मैं उनसे कोऑर्डिनेट करूंगा जी। आपकी आवाज वापस प्रॉब्लम हो रही है, सुनाई नहीं दे रही है। मंजुलिका जी बोलना चाह रही हैं। मंजुलिका जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, नमस्ते जी जी। आप सुन पा रहे हैं? जी, सुनाई दे रहा है, बोलिए आप। जी, मैं मंजुला पाटनकर बोल रही हूँ। हमारी संस्था रामकृष्ण आश्रम में है, रोशनी ग्वालियर। ये हम लोग काफी सालों से ये अर्ली इंटरवेंशन भी पे जोर रखा है, और हम बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर जफर जी को कि उन्होंने अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर काफी जानकारी दी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि और भी एनजीओज अगर अर्ली इंटरवेंशन पे जोर दें तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास अब बहुत बच्चे आ रहे हैं जो बड़े होके आते हैं, और अगर वो पहले ही उनको लाभ मिलेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। और ऑटिज्म के बारे में भी मैं ज़रा जोर देना चाह रही हूँ कि इस पे ज़रा सब एनजीओज को ज़्यादा ट्रेनिंग प्राप्त हो, क्योंकि उसकी जो हैंडलिंग है वो मेंटली हैंडीकैप से बिल्कुल अलग है। जो डॉक्टर साहब ने बताया, काफ़ी थोड़ी सी जानकारी दे पाए वो। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनके पास कोई ऐसे टूल्स हैं जो हम संस्थाओं में यूज कर सकें, ऑटिज्म का वो है, हमारे पास तो है, पर उनके पास भी और भी होगा इंफॉर्मेशन, वो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि शेयर करें। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, हम डेफिनेटली आपको लिंक अप कर लेंगे। विजय गौतम साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय गौतम जी, नमस्कार।
जी जी अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर काफी बात हुई है। मेरा ये कहना है, मेरा सवाल नहीं है, मेरा ये कहना है कि हमें अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, अडल्ट हो गए हैं, अर्ली इंटरवेंशन पे हम बात कर रहे हैं। स्टिच इन टाइम सेव द नाइन, ये सभी को पता है, समय का टंका जो है बड़ी बचत करता है। अर्ली इंटरवेंशन तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि कंसेप्शन के टाइम पर ही अर्ली इंटरवेंशन शुरू हो जाती है। जब 3 महीने के बाद में बच्चा तैयार हो जाता है, 6 महीने के बाद डिलीवर होता है, वहीं से शुरू हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, जो हो गया वो तो हो गया, तो जो नहीं हो सकता उसको रोक सकते हैं। मेरा यही सजेशन था, नथिंग मोर देन दैट। वंडरफुल, नथिंग मोर देन दैट। थैंक यू वेरी मच। कहाँ से हैं सर आप? मैं ऑल इंडिया का हूँ, मैं अभी अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक और है। पंकज जी को मध्य प्रदेश में रहना चाहिए, इनको दिल्ली भेज दो तभी काम पड़ेगा। जफर साहब को वहीं भेज दो तभी काम पड़ेगा। सर आप भी अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, आगे के वेबिनार्स के लिए हम जोड़ लेंगे आपको। चलो मैं बता ही देता हूँ, मैं पास्ट प्रेसिडेंट परिवार का हूँ जिसमें 300 ऑर्गेनाइजेशन है, और परिवार जो दुनिया की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। छोड़ दीजिए बाकी आगे बाकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कुछ और प्रश्न है? जी मेरा एक प्रश्न था और है सर। जी बोलिए। और है जी बोले सर। लोकेन जी कुछ बोल रहे हैं। जी मैं ये निवेदन कर रहा था कि अभी ये ध्यान में आ रहा है कि काफी बड़ी मात्रा में बच्चे जो है, जो अर्ली एज तो अपना हो ही गया, लेकिन अभी ग्रहों में है। तो उन ग्रह में जो निवासरत बच्चे हैं उनका लीगल फ्री का जो मैं एक प्रश्न कर रहा था, वो एक सामान्य सा इतना ही था कि कुछ बच्चियां जो हैं वो विक्षिप्त अवस्था में जिनके साथ रेप होता है और वो ग्रहों में आ जाती हैं और उसके बाद उनके बच्चे होते हैं। तो 18 वर्ष की आयु के बाद में कितनी बार प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है? मतलब उनके मानसिक विकास की कोई संभावना बचती है, या जो 18 वर्ष की आयु के बाद में मेजर हो गई है कोई बच्ची, तो अपन ये मान सकते हैं कि भाई अब इसकी जो विकास की संभावना थी वो समाप्त हो गई है, या ये जो विक्षिप्तता का प्रमाण पत्र है ये स्थायी हो गया है या अस्थायी होता है? ये एक प्रश्न बड़ा गंभीरता से खड़ा रहता है, और इतने समय में CWC चली जाती है और फिर वो विषय छूट जाता है। तो 18 वर्ष की आयु के बाद में जो मानसिक विकलांगता का प्रमाण पत्र है वो कितने समय के लिए प्रभावी होता है, या उसको नवीनतम कराना पड़ता है, या वो स्थायी होता है? मारूफ जी से पूछना चाह रहा हूँ। पंकज जी आपके लिए। पंकज मारू सर सुन पा रहे हैं? ये तो परमानेंट है जी। पंकज जो आईडी जी सर आपके लिए प्रश्न था। जी देखिए, आरपीडी एक्ट में बहुत क्लियर कट मेंशन है। आरपीडी एक्ट 2016 के अंदर जब मानसिक दिव्यांगता की हम बात करते हैं तो 18 साल की एज जब भी सर्टिफिकेट बनता है तो हर 5 साल में रिन्यूअल होता है, लेकिन जैसे ही एज 18 साल हो जाती है तो उसका परमानेंट सर्टिफिकेट बन जाता है। उसके बाद उसके सर्टिफिकेट में कोई चेंज नहीं होता। तो 18 साल की उम्र में उसका परमानेंट सर्टिफिकेट बन जाएगा।